Hello guys, good morning. Myself Manoj. I welcome you all back in my videos classes. तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ द कैंटरबरी टेल्स रिटन बाय जॉफ्रे चौसर। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ जॉफ्रे चौसर का जो इंग्लिश पीरियड था उसके दौरान उन्होंने जो दो इम्पॉर्टेंट पोइम्स लिखी हैं। नंबर 1 द लेजेंड ऑफ द गुड वुमेन, और ये एक लेजेंड ऑफ द गुड वुमेन जो है वो एक इनकम्प्लीट वर्क है, वो भी कंप्लीट नहीं है। और द कैंटरबरी टेल्स जो है वो भी कंप्लीट नहीं है। एंड हाउस ऑफ द फेम जो है वो भी एक इनकम्प्लीट अनफिनिश्ड वर्क है। तो आज की ये जो वीडियो है बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको कहीं भी और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो कैंटरबरी टेल्स से रिगार्डिंग यूजीसी नेट के अंदर पूछी जाती है वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ पेन और पेपर लेकर बैठिए और हम शुरू करते हैं। तो लीजिए बात करते हैं कैंटरबरी टेल्स की। वेल गाइस, इसको 1388 के अंदर लिखा गया था और ये एक इनकम्प्लीट वर्क है। और यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक से लेकर 2 क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें से तो इसको पूरा अच्छे से पढ़ना जरूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें 24 टेल्स हैं इस पर्टिकुलर कैंटरबरी टेल्स के अंदर। जो वैसे तो देखिए, अगर मैं आपको इस सिंपल तरीके से बताता हूँ कि 120 जो टेल है वो कैंटरबरी टेल्स के अंदर इस पर्टिकुलर वर्क में चौसर ने डिसाइड की थी, मगर वो सिर्फ 24 टेल ही कंप्लीट कर पाए और आई थिंक उसके बाद वो एक्सपायर हो गए, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो देखिए पहले पॉइंट की तरफ देखते हैं। द वेरी आइडिया ऑफ कैंटरबरी टेल इज बिलीव्ड टू हैव बीन टेकन फ्रॉम बकैशियोस द डेकोमेरन। देखिए इटालियन पीरियड के दौरान जोफ्रे चौसर पेट्रार्क, दांते एंड जोवेनी बकैशियो से मिला, उनके वर्क को काफी डिटेल में पढ़ा। डिटेल में पढ़ने के बाद जो जोवेनी बकैशियो का एक वर्क था द डेकोमेरन, उसको पढ़ने के बाद एक्चुअली इस पर्टिकुलर वर्क डेकोमेरन के अंदर छोटी छोटी टेल है, ठीक है। और जब इनको पढ़ा तो रियली जोफ्रे चौसर गॉट रियली इन्फ्लुएंस्ड, जोफ्रे चौसर को काफी ज्यादा प्रभावित हुए और ही थॉट कि अब इस वर्क को मैं अपने इंग्लिश लिटरेचर में भी लेकर आने की सोचता हूं। तो ये बात याद रखिए कि ये जो वर्क है वो पूरी तरह से इंस्पायर्ड है और टेकन फ्रॉम बकैशियोस द डेकोमेरन है, तो इस चीज को याद रखा जाए। और जोफ्रे चौसर जो है ये इस पर्टिकुलर वर्क जो है वो एक मैग्नम ओपस है। मैग्नम ओपस का मतलब होता है कि फेमस रचना, फेमस वर्क, ठीक है, बाय एनी राइटर। तो जोफ्रे चौसर का ये एक मैग्नम ओपस है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान रखिए। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए कैंटरबरी टेल्स इज ए कलेक्शन ऑफ 24 टेल्स एंड इट रिमेन्ड इनकम्प्लीट एट द एंड ऑफ द चौसर्स लाइफ बिकॉज चौसर डाइड बिफोर ही कुड कंप्लीट कैंटरबरी टेल्स। ये माना जाता है कि चौसर इस वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाए और जब तक वो कंप्लीट करते उससे पहले ही वो एक्सपायर हो चुके थे। और आगे देखते हैं हम लोग। देखिए एक चीज समझनी है आपने, होता क्या है कि थोड़ा सा मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि जोफ्रे चौसर अपना घोड़ा लेकर कैंटरबरी टेल जो कैंटरबरी के लिए चल पड़ता है, ठीक है। पिलग्रिम होता है वो एक तरह से, तो चल पड़ता है। जाने से पहले, अब जैसे वो लंदन से निकलता है कैंटरबरी की तरफ, तो जाने से पहले एक लंदन से थोड़ा बाहर निकलते ही एक इन होती है, INN। इन का मतलब होता है एक सराय, जहां पर अक्सर जो तीर्थ यात्री होते हैं या फिर जो भी पैसेंजर होते हैं वो अक्सर वहां पर रुकते हैं, खाना पानी करते हैं वगैरह वगैरह। तो जोफ्रे चौसर जैसे ही इस इन के अंदर एंटर करता है वहां पर वो देखता है कि भाई 29 पिलग्रिम जो हैं वहां पर इकट्ठा हुए हैं और वो कैंटरबरी की तरफ जाने वाले हैं। तो जोफ्रे चौसर भी उनकी कंपनी में ऐड हो जाता है। तो अब हो गए 30, ठीक है, 30 जो पिलग्रिम है वो कैंटरबरी जाएंगे, ये बात याद रखिए। अब होता क्या है कि वहां का जो होस्ट होता है उसका नाम होता है हैरी बेली। हैरी बेली बड़ा ही ना जॉली टाइप का बंदा होता है, बड़ा ही मजाकिया और मतलब बड़ा इंटरेस्टिंगली बात करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो किसी भी बोरिंग चीज को ना इंटरेस्टिंग बनाने में बिलीव करता है। वो इन लोगों से बोलता है कि यार मतलब यू पीपल आर गोइंग टू कैंटरबरी एंड यू आर सपोज टू गेट बोर वाइल गोइंग। ट्रैवलिंग के वक्त आप बोर हो जाओगे, वाई डोंट यू लाइक डू वन थिंग, हम गेम खेलते हैं। तो सारे बोलने लगे हाँ भी बोलो, कौन सी गेम है। हैरी बेली ने डिसाइड किया, कहते हैं कि काम करते हैं, 2 टेल
आप जाते वक्त बोलना और 2 टेल आते वक्त बोलना, तो कुल मिला के 4 टेल हो जाएगी। ठीक है, और 4 टेल होने के बाद जिसकी बेस्ट टेल होगी उसको तबाड़ इनके अंदर हम सब खाना मतलब हमारे नाम से उसको इनाम में खाना मिलेगा। तो सब कहते चलो ठीक है, वैसे भी हमारा पर्पस तो वहां जाना है, और अगर ये जो सफर है हमारा, ये जो ट्रैवल है हमारा, अगर ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाए, फैसिनेटिंग बन जाए, तो इट कुड बी लाइक चेरी ऑन आइसक्रीम। तो ऑल द पीपल डिसाइडेड, तो इस टाइप से वो लोग डिसाइड करते हैं। तो याद रखिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कितने पिलग्रिम्स थे, ध्यान देना मेरी बात पे, कितने पिलग्रिम्स थे जो कैंटरबरी जा रहे थे। देखिए पिलग्रिम तो 30 थे, ठीक है, और वैसे है जो होस्ट ऑफ तबाड़ जो है, तबाड़ इनका जो होस्ट है हैरी बैली, वो भी उन लोगों के साथ जा रहा था। तो कुल मिला के ये जो बंदे होते हैं वो होते हैं 31। तो 31 बंदे हो जाते हैं, और इस प्रकार हम आगे चलते हैं। देखिए तो 14 पॉइंट देखिए, 29 पिलग्रिम्स आर इंट्रोड्यूस्ड एंड अकॉर्डिंग टू प्रोलॉग चौसर्स इंटेंशन वाज टू राइट 4 स्टोरीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ईच पिलग्रिम। तो चौसर ने अपने जो प्रोलॉग है, देखिए प्रोलॉग क्या होता है, कोई भी वर्क आप देखते हो, मतलब कोई भी आप बुक उठाते हो, उस बुक वो बुक शुरू होने से पहले एक जैसे कुछ एक इंट्रोडक्शन होता है उसका, उस बुक में क्या करने वाले हो, कैसे, ये मतलब एक चलन है, एक रिवाज था। तो इसको प्रोलॉग भी बोलते हैं। तो चौसर इस पर्टिकुलर बुक को लिखने से पहले एक अच्छा खासा प्रोलॉग बनाता है। उस प्रोलॉग में अपनी प्लानिंग बताता है कि मैं ऐसे से ये है, हर एक जैसे हर एक पिलग्रिम्स का इंट्रोडक्शन देता है, उसके नेचर के बारे में बताता है, उसकी वर्चुअस, उसकी वाइसिस के बारे में बताता है, उसकी अच्छाइयों के बारे में बताता है, उसकी बुराइयों के बारे में बताता है, और ये भी बताता है उसका कैरेक्टर कैसा है, इवन उसके जो फिजिक होता है, उसका जो शारीरिक संरचना होती है, उसके किस प्रकार का बॉडी स्ट्रक्चर है, किस प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं, नेचर से लेकर A to Z उसमें इंट्रोडक्शन में, प्रोलॉग में वो डिफाइन करता है। और साथ ही साथ यहाँ वहां पर ये भी लिखा हुआ है कि भाई 30 पिलग्रिम्स है और 30 मल्टीपल 4 इज इक्वल टू 120, मतलब 120 स्टोरीज हैं टोटल जो मैं प्लान कर रहा हूं। और इस प्रकार 5th पॉइंट देखिए, वी हैव 29 पिलग्रिम्स 1 नरेटर, तो 30 कैरेक्टर हो गए, और 30 कैरेक्टर वुड बी टेलिंग 4 स्टोरीज। अब कुल मिला के 120 स्टोरीज हो चुकी हैं, और एक हमारा जो होस्ट है वो कोई मतलब कहानी नहीं बोलने वाला, वो सिर्फ क्या करेगा, वो इन सब लोगों के बीच में कोऑर्डिनेटर का काम करेगा। वो एक तरह से होस्ट है, वो सभी को बुलाएगा कि 1 बाय 1 की तुम सुनाओ कहानी, तुम सुनाओ कहानी, ठीक है। इस प्रकार से बीच बीच में अगर इन लोगों के आपस में झगड़े हो जाते हैं, देखिए अब आप सोच रहे होंगे झगड़े क्यों होंगे इनके, देखिए जो ये पिलग्रिम है ना, ये एक्चुअल में पिलग्रिम तो है ही, बट समाज के हर एक तबके के, हर एक फेस, जो एक हर एक फील्ड के लोगों को उठाया गया है, और उन लोगों का जो एक्चुअल नेचर होता है, जो कैरेक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल एक औरत, ठीक है, एक औरत का बिहेव कैसा होना चाहिए, ठीक है, वो अपने ब्यूटी पर ध्यान देती है, वो अपने मेकअप पर ध्यान देती है, वो अपने फिजिक पर ध्यान देती है। एक नाइट कैसा होना चाहिए, एक नाइट करेजियस पर्सन होता है, एक ऑनेस्ट इंसान होता है। वो हर एक पर्सन जिसका एक नेचर होता है समाज के अंदर, जो पर्सन वो बिलोंग करता है, ठीक है, वो किस प्रकार का बिहेव करता है। तो वहां पर अगर हम किसी भी कैरेक्टर को उसके ट्रू कलर में दिखाएं, ठीक है, रियलिस्टिक कैरेक्टर के रूप में अगर उसको डिपिक्ट करें, रिप्रेजेंट करें, तो उसके अंदर देखिए लड़ाई, प्यार, मोहब्बत, ये जीवन के पार्ट हैं, ठीक है। अगर सपोज करो कि आप कोई कैरेक्टर अपनी कविता में या अपने नॉवल में दिखा रहे हो और वो बड़ा ही मतलब लाइक वर्चुअस टाइप का इंसान है, तो एरिस्टोटल क्या बोलते हैं, एरिस्टोटल कहते हैं दैट कैन नॉट बी ए लाइक ट्रेजिक हीरो, वो ट्रेजिक हीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो रियलिस्टिक लाइफ से दूर है, बहुत दूर है। जीवन में क्या होता है, जीवन में सुख दुख दोनों होते हैं। इसी प्रकार से जो जोफ्रे चौसर है ना, उसके हर एक कैरेक्टर जो थे ना, वो पूरी तरह से कलरफुल कैरेक्टर थे वो लोग, और रियलिस्टिक लाइफ से वो जुड़े हुए थे। इसीलिए तो ये कहा जाता है कि हम बोलते हैं ना कि जोफ्रे चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, और ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। तो इसलिए बोला जाता है उसे, क्योंकि उसने ऐसे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया है कि वो रियलिस्टिक लगते हैं, वो काल्पनिक नहीं है। तो काल्पनिक नहीं हुए तो वो लड़ेंगे भी। अब लड़ेंगे तो उस चीज के अंदर होस्ट अपना रोल निभाएगा, उनको शांत करेगा, उनको मतलब एक दूसरे को उनकी गलतियां बताएगा, उनको मिरर दिखाएगा, और इस प्रकार से वो कहानी आगे बढ़ती चली जाएगी। 6th पॉइंट की तरफ देखते हैं।
देखिए, ये वीडियो कितना लंबा होने वाला है मुझे नहीं पता, बट मैं एक बात की गारंटी जरूर देता हूँ कि इस वीडियो में मैं वो सारे के सारे पॉइंट्स जो कैंटरबरी टेल्स से रिगार्डिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब लेकर आएंगे, और यू वॉन्ट बी लाइक वरी अबाउट इट। ओके, अब 6 पॉइंट में देखते हैं। इन टोटल वी हैव 31 पीपल, 29 प्योर पिलग्रिम्स, नरेटर जॉफ्रे चौसर होस्ट द बार्ड इन हैरी वैली, नॉट। तो 29 पिलग्रिम्स है, ये याद रखा जाए, और एक हमारा नरेटर, जो नरेटर हो गया जॉफ्रे चौसर, तो 30 हो गए टोटल कुल मिलाकर। तो इस प्रकार ये लोग, उसके बाद होस्ट हैरी वैली, तो ये सब लोग कैंटरबरी की तरफ चल पड़ते हैं। टेल्स आर रिप्रेजेंटेड एज ए पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट बाय ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स एट ट्रैवल टुगेदर ऑन ए जर्नी फ्रॉम लंडन टू कैंटरबरी टू विजिट द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस ए बकेट एट कैंटरबरी कैथेड्रल। कैथेड्रल का मतलब होता है चर्च, और कैंटरबरी एक जगह का नाम है जो आज भी एग्जिस्ट करती है लंदन में। तो कैंटरबरी एक, जैसे अपने इंडिया के अंदर जैसे कुछ लोग मतलब वैष्णो देवी जाते हैं, या कुछ लोग श्राइन जो मतलब धार्मिक स्थल होते हैं जैसे कि सालासर जाते हैं, इसी प्रकार से वहाँ के लोग जो होते हैं वो भी एक सेंट, एक थॉमस ए बकेट होता है, थॉमस ए बकेट एक सेंट है वहाँ पर, उसको मतलब वहाँ पर वो जाते हैं, और वहाँ पर वो कुछ ना कुछ फेस्टिवल टाइप से होता है वो। तो ये श्राइन है, याद रखें। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मतलब कैंटरबरी के अंदर जो पिलग्रिम्स है वो किस मतलब कौन से सेंट के लिए मतलब देखने जा रहे थे, कौन मतलब जा रहे थे कैथेड्रल में, तो उसका नाम था सेंट थॉमस ए बकेट। ठीक है, ये कैंटरबरी के अंदर ये कैथेड्रल है, श्राइन है ये एक। अब बात करते हैं 8 पॉइंट की। चौसर यूज 29 पिलग्रिम्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने अभी आपको बताया था कि हर एक सेक्शन, सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस होते हैं, जैसे फार्मर है, मिलर है, रीव है, बिजनेसमैन है, या फिर कोई फीमेल कैरेक्टर है, एक टिपिकल फीमेल कैरेक्टर है जिसके 5 पति हैं, और फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा सेंसुअस और बोल्ड दिखाया गया, तो इस प्रकार से वो भी है। नाइट भी है, मतलब ऑनेस्ट से ऑनेस्ट इंसान भी है जो अपने जॉब के लिए काफ़ी ज़्यादा ईमानदार है, और बेईमान से बेईमान भी है, और मतलब हर एक प्रकार के कैरेक्टर जो समाज में हमें देखने को मिलते हैं वो हमें कैंटरबरी टेल में हमें देखने को मिलते हैं। So that he is able to show all the kinds of and all types of people who are living in the middle age and so all range of classes. तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। 9 पॉइंट देखिए स्ट्रक्चरली अगर हम इसको देखें, स्ट्रक्चर का मतलब होता है इसका, अगर स्ट्रक्चर देखें तो मैंने आपको बताया था कि भाई जॉफ्रे चौसर इटालियन पीरियड के दौरान, इटालियन पीरियड ऑलमोस्ट 15 साल का था, या 1370 से लेकर 1385 तक का टाइमिंग था ये इटालियन पीरियड। देखिए 9 पॉइंट के अंदर एक चीज़ याद रखनी है, जोवेनी बोकाशियो का जो डेकोमेरन वर्क है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो जॉफ्रे चौसर इटालियन पीरियड के दौरान एक डिप्लोमेट थे, और डिप्लोमेटिक पर्पस से वो इटली गए। वहाँ पर वो दांते, पेट्रार्क एंड जोवेनी बोकाशियो से मिले, और उनके वर्क को उन्होंने डिटेल में पढ़ा। पढ़ने के बाद ही गॉट एन आइडिया दैट आई विल गेट बैक एंड आई विल इम्प्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स इन इंग्लिश लिटरेचर। सो ये एक बहुत बड़ा उनका एक लाइक इन्फ्लुएंस था जोवेनी बोकाशियो का डेकोमेरन का। तो डेकोमेरन का जो स्ट्रक्चर है ना, अगर आप देखते हैं तो उसमें भी छोटी छोटी कहानियाँ हैं, और उसी प्रकार से जॉफ्रे चौसर ने कैंटरबरी टेल्स के अंदर कहानियों का संग्रह, अलग अलग कहानियाँ उसमें लेकर आए, और वो हर एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है, उनके नेचर को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मिलर एक कहानी बोलता है, तो मिलर की जो खुराफती माइंड है, जो उसका जो सोच है, चीप मेंटालिटी है, उसको रिप्रेजेंट करती है। रीव जैसे उसको बदला देता है, तो उसका भी एक बताया गया। जैसे अगर हम बात करें नाइट की, तो नाइट एक बड़ा ही ऑनेस्ट और एक करेजियस पर्सन होता है, तो उसकी जो कहानी है वो इस प्रकार से बताई गई है, मतलब ही रियली ग्रेट। अगला पॉइंट देखिए, कैंटरबरी टेल्स ओपन विद द लाइन्स अप्रैल इज द स्वीटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, सो वी नीड टू रिमेंबर ओपनिंग लाइन। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। देखिए अप्रैल इज द मंथ ऑफ शावर्स, तो ये बात याद रखिए। एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कैंटरबरी टेल्स ओपन्स विद द लाइन, या फिर ये लाइन कहाँ से, किस पर्टिकुलर वर्क से ली गई है। तो याद रखिए अप्रैल इज द स्वीटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो ये कैंटरबरी टेल्स के अंदर जब वो श्राइन के लिए जाते हैं तो वो अप्रैल मंथ के लिए ही जाते हैं, अप्रैल मंथ में ही जाते हैं। इन द जर्नल प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, जॉफ्रे चौसर गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ
27 pilgrims, but he doesn't talk about the second nun prioress and the nun priest. तो ये बात यहाँ पर एक याद रखनी है आपने। देखो ये बात भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि जो कैंटरबरी टेल्स का जो जर्नल प्रोलॉग जो है, जिसके अंदर अपनी पूरी प्लानिंग को चौसर डिस्क्राइब करता है, उसके अंदर वो 29 पिलग्रिम्स होते हैं जो टबार्डिन में जोफ्रे चौसर को मिलते हैं। मगर जोफ्रे चौसर अपने जर्नल प्रोलॉग के अंदर 27 पिलग्रिम्स की ही चर्चा करता है, उसकी डिटेल्स, उसके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। ठीक है, द सेकंड नन प्रायरस और द नन्स प्रिस्ट, ये दो ऐसे पर्सन होते हैं, इनके बारे में कोई भी डिस्कशन हमें जर्नल प्रोलॉग में देखने को नहीं मिलती। इसके बारे में कोई भी बात नहीं हमें दिखती, ना तो उसका कोई डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है। द सेकंड नन प्रायरस और द नन्स प्रिस्ट। द नाइट स्टोरी इज सिलेक्टेड द बेस्ट स्टोरी। तो आपको पता है, ये तो नॉर्मल सभी को पता है, कैंटरबरी टेल्स के अंदर जो सबसे पहले जो स्टोरी को डिस्क्राइब किया जाता है, जो बताया जाता है, जो टोल्ड किया गया, वो नाइट की टेल थी, और नाइट की टेल को ही सबसे बेस्ट टेल बताया गया। द लास्ट स्टोरी टेलर इज पार्सन। पार्सन की जो स्टोरी होती है वो लास्ट होती है, और आपको ये बात भी याद रखनी है, इसमें पार्सन की जो स्टोरी है वो डील करती है 7 डेडली सिंस के साथ। तो 7 डेडली सिंस होते हैं इसमें, उनके ऊपर ये स्टोरी होती है। तो पार्सन लास्ट टेल को बताता है, तो आपको ये बात भी याद रखनी है। लीजिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अब बात करते हैं पिलग्रिम्स। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कुल मिलाकर टोटल, ये जो पिलग्रिम्स की लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पिलग्रिम्स हैं जिनके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए नाइट, दूसरा नाइट का जो बेटा होता है स्क्वायर, समनर, शिपमैन, रीव, पार्टनर, पार्सन, प्रायरस, फिजिशियन, प्लॉमैन, फ्रायर, क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड, कुक, मिलर, मॉन्क, मैन ऑफ लॉ, म्युनिसिपल, मर्चेंट, फ्रैंकलिन एंड गिल्ड्समैन। गिल्ड्समैन जो होता है, गिल्ड का मतलब होता है एक मतलब गुट, एक तरह का गुट, एक प्रकार का ग्रुप। तो इस गिल्ड्समैन में 5 प्रकार के पर्सन आते हैं, जिसमें हर्बर डैशर आता है, कारपेंटर आता है, वीवर आता है, डायर आता है और टेपेस्ट्री मेकर आता है। तो वाइफ ऑफ बाथ एंड योमैन। तो लीजिए वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें नाइट के बारे में, मैं आपको ये जो नाइट का डिस्क्रिप्शन है मैंने विकिपीडिया से लिया है, तो आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। देखिए नाइट इज द फर्स्ट पिलग्रिम दैट चौसर डिस्क्राइब्स इन द प्रोलॉग। तो ये बात याद रखिए कि नाइट ही वो पहला पिलग्रिम होता है जिसके बारे में चौसर हमें जर्नल प्रोलॉग के अंदर डिस्कशन करता है, और नाइट ही वो पहला इंसान होता है जो पहली स्टोरी बताता है। तो ये दो चीजें तो इम्पॉर्टेंट है। और तीसरी बात कि नाइट की ही वो स्टोरी होती है जिसको बेस्ट स्टोरी बताई गई है। तो ये तीनों चीजें आप नाइट के बारे में याद रखिए। और ऐसा क्यों होता है, रीजन ये था कि नाइट जो होता है वो एक ऑनेस्ट, ब्रेव, प्रूडेंट और एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है, और इसकी जो स्टोरी होती है वो काफी इंप्रेसिव और मोटिवेशनल होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो आपको याद रखनी है। द स्क्वायर, जो स्क्वायर होता है वो नाइट का बेटा होता है, कर्ली हेयर्ड होते हैं, उसके हैंडसम होता है, और वो लव्स टू डांस, और उसे डांस करना बहुत पसंद होता है। वाइफ ऑफ बाथ जो होता है ना, वन ऑफ द बेस्ट पिलग्रिम, वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर एज वेल। तो वाइफ ऑफ बाथ को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, नाइट को भी डिटेल में स्टडी करेंगे, बट अभी के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बताता हूँ कि वाइफ ऑफ बाथ जो है ना, वो 5 बार उसने शादी की है, जिसमें से 3 हस्बैंड उसके 3 जो हस्बैंड होते हैं वो उसके अच्छे नहीं होते हैं। वाइफ ऑफ बाथ का जो नाम होता है वो एलिसन होता है। वाइफ ऑफ बाथ का नाम, मैं रिपीट करता हूँ, वाइफ ऑफ बाथ का नाम जो होता है वो एलिसन होता है, और ये 5 बार शादी करती है, जिसमें से इसके 2 जो हस्बैंड होते हैं वो अच्छे नहीं होते, बिल्कुल बुरे होते हैं, वो इसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन वील टॉक अबाउट वाइफ ऑफ बाथ एंड हर टेल। और जो 3 हस्बैंड होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, पैसे वाले होते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा इसे प्यार भी करते हैं। तो इस प्रकार ये एक यंगर, शी वॉज यंगर, एंड जब वो उसके काफ़ी सारे अफेयर्स रहे हैं, ये उसमें प्रोलॉग में बताया गया कि जब वो यंग थी वाइफ ऑफ बाथ तो काफ़ी ज़्यादा उसके प्यार, उसके अफेयर रहे हैं। शी प्रेजेंट हरसेल्फ एज ए वुमन हु लव्स सेक्स एंड मैरिज। देखिए यहाँ पर वाइफ ऑफ बाथ ये बोलती है कि भाई भगवान ने जो हमें मतलब सपोज कीजिए भगवान ने ये कभी नहीं कहा
कि मतलब आप मतलब सेक्स मत कीजिए, मैरिज मत कीजिए, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं जो समाज है, जो सोसाइटी है, जो कहने का मतलब ये है कि समाज खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब आप सेक्स करोगे देन यू विल हैव ए बेबी एंड ऑल। तो वट एग्जैक्टली मीन कि जैसे कि ये बोलती हैं कि मतलब वो देखिए वाइफ ऑफ बाथ जो है वो बड़ी सेंसुअस टाइप की और एक सेक्सुअल टाइप की औरत होती है, और वो सेक्स करना उसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है और मैरिज करना उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। और उसका जो नेचर है वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, महंगे कपड़े पहनने में, बातें करने में और आर्ग्यूमेंट करने में बहुत ज़्यादा बिलीव रखती है। अब बात करते हैं पार्टनर की। पार्टनर क्या होता है? पार्टनर पार्डन देकर मतलब लोगों को पार्डन देता है और खूब सारे पैसे कमाता है। उसके लंबे ही हैज़ लॉन्ग येलो ग्रीसी हेयर एंड लाइक ए टू सिंग एंड प्रीच। तो इसके येलो और लंबे हेयर होते हैं और इसको गाना बड़ा पसंद है और लोगों को उपदेश देना पार्डन को बहुत अच्छा लगता है। अब बात करते हैं मिलर की। मिलर जो होता है उसके नाक पर एक मस होता है और उसका माउथ जो होता है वो काफी बड़ा होता है। ही सीम्स टू एंजॉय ओवरटर्निंग कन्वेंशंस। देखिए इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, उसका फिजिक्स याद रखिए कि जो मिलर होता है वो उसके नाक पर एक मसा होता है और उसका मुंह काफी बड़ा होता है। प्रायोरस एक प्रकार की नन होती है जो मोडेस्ट और क्वाइट होती है। एंड शी ड्रेसेस वेल एंड शी कंपैशनेट। देखिए जो प्रायोरस होती है वो मोडेस्ट होती है, क्वाइट होती है और उसकी ड्रेसेस, जो ड्रेसिंग का जो सेंस है वो बड़ा ही सिंपलिसिटी से भरा होता है और उसके अंदर एक दया करने वाली एक जो नेचर होता है, मतलब कंपैशनेट नेचर होता है उसका, दया की भावना उसके अंदर होती है। लीजिए आगे चलते हैं। मोंक केयर्स लिटल टू डिवोट हिज वर्क टू प्रेयर एंड वर्क। जो मोंक होता है वो भगवान की पूजा करने में और काम करने में थोड़ा कम केयर करता है। ठीक है, केयर लिटल। तो वो प्रेयर, भगवान की पूजा करने में थोड़ा सा मतलब पूजा पाठ भी कम करता है और काम भी कम करता है। ही लाइक्स टू गो हंटिंग एंड लव्स टू ईट। और उसका सबसे बड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक जोफ्रे चौसर ने बताया मोंक के बारे में वो ये है कि वो भाई हंटिंग करना उसे बहुत पसंद है और लव्स टू ईट, और उसे खाना खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। द फ्रायर जो होता है वो एक एडमिनिस्ट्रेट्स द सैक्रामेंट इन सोसाइटी या इन टाउन। देखिए फ्रायर के बारे में आप ये बात याद रखिए कि जितने भी टाउन के अंदर, ठीक है, गांव में जितने भी धर्म के जो काम होते हैं, ईसाई धर्म से रिलेटेड जितने भी संस्कार, जितने भी उत्सव होते हैं, उनको ये एडमिनिस्टर करता है, मतलब उसको पूरा तरह से संभालता है गांव के अंदर। और ही इज टेकन टू एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, और ये रिश्वत लेने में किसी प्रकार की झिझक नहीं करता। ही लव्स टू टेक ब्राइब्स। समनर का काम क्या होता है? समनर का काम वो होता है कि देखिए नॉर्मली पता ही है हमें कि कोई भी अगर कोई क्राइम करता है तो कोर्ट उसे समन भेजती है किसी भी पर्सन को। तो समनर क्या करता है? वो समन लेके जाता है और उस पर्सन को कोर्ट में पेश करता है। ही इज ड्रंक ऑफन एंड ही नॉट क्वालिफाइड फॉर हिज पोजीशन। एक्चुअली क्या इसमें एक बात याद रखनी है कि समनर जो होता है वो काफी ज्यादा ड्रंक कार्ट टाइप का पर्सन होता है, वो ड्रिंक बहुत करता है। और ये भी चौसर बोलते हैं अपने प्रोलॉग में कि वो इस पोजीशन के लायक ही नहीं है। होस्ट का नाम होता है हैरी वैली। वो तबाड़ इन का होस्ट होता है। याद रखिए ये तबाड़ इन, अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि वही सारे के सारे जितने भी पिलग्रिम्स होते हैं चौसर को कहाँ पर मिलते हैं, तो वो है तबाड़ इन के अंदर। तो उस इन का जो होस्ट होता है वो उसका नाम होता है हैरी वैली। ही इज लाउड, लार्ज एंड मैरी। वो काफ़ी लाउड होता है, लार्ज होता है और मैरी मतलब खुशियाँ टाइप मनाने वाला होता है, और क्विक टेम्पर। और उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है वो जल्दी गुस्सा हो जाता है। द पार्सन जो होता है वो काफ़ी गरीबी में जीवन जीता है, बट ही इज़ रिच इन होली डीड्स एंड थॉट्स। मगर उसके जो कर्म हैं, उसके जो धार्मिक कर्म है, उसकी जो विचार है, उससे वो काफ़ी ज़्यादा रिच टाइप का पर्सन होता है। तो याद रखिए नाइट पहली टेल बोलता है और पार्सन जो होता है वो लास्ट टेल बोलता है। ए पार्सन इज एन ऑर्डेन्ड क्रिश्चियन पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मॉल एरिया, टिपिकली ए पैरिश। देखिए पार्सन जो होता है ना, एक वो क्रिश्चियन पर्सन होता है जो क्रिश्चियन, उसका काम क्या होता है कि वो एक पैरिश का एक एरिया, छोटी सी एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जितने भी क्रिश्चियनिटी के जो काम होते हैं वो करता है। क्लर्क,
यहाँ पर एक क्लर्क होता है, एक फिलोसफी का एक स्टूडेंट होता है, वो थोड़ा गरीब होता है, वो अपना सारा का सारा पैसा खाने पे कपड़ों पे खर्च नहीं करता बल्कि बुक्स खरीदने पे खर्च करता है। ही स्पीक्स वेरी लिटल, और वो काफ़ी कम बोलता है, बट व्हेन ही डज दे आर फुल ऑफ विजडम एंड विर्च्यू। मगर जब कभी भी वो बोलता है तो उनके जो विचार होते हैं वो पूरी तरह से मतलब विजडम होते हैं, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा तर्क होता है और वो विर्च्यू से भरा होता है। मैन ऑफ लॉ, मैन ऑफ लॉ एक सक्सेसफुल लॉयर है जो अपहोल्ड जस्टिस, जो कानून की देखभाल करता है, कानून को संभालता है। म्युनिसिपल का काम होता है कि वहाँ की जो म्युनिसिपल कमेटी है उसको हैंडल करना, नगर पालिका होता है उसके संबंधित उसका काम को संचालन करना। तो डिस्पाइट हिज पुअर एजुकेशन ही स्मार्टर देन द 30 लॉयर्स ही फीड्स। देखिए यहाँ पर एक बात है उसके लिए, म्युनिसिपल के लिए, कि हालांकि वो एजुकेशन, मतलब उसकी जो एजुकेशन है कोई खास नहीं है, मगर फिर भी वो 30 लॉयर को संभाल सकता है, मतलब उनसे भी कहीं ज़्यादा वो स्मार्ट होता है। अब बात करते हैं मर्चेंट की। मर्चेंट का काम, मर्चेंट जो होता है वो कपड़ों का व्यापारी होता है, और वो काफ़ी पार्ट ऑफ वेल्दी क्लास इन चौसर सोसाइटी। और चौसर की जो चौसर ने बताया कि उस समय जितनी भी सोसाइटीज़ थी, जो अपर क्लास सोसाइटी थी, जो अमीर क्लास सोसाइटी थी, उसमें से वो मर्चेंट पार्ट होता है उसका। मतलब अगर सपोज कीजिएगा, अगर ये पूछा जाए कि जो अपर क्लासेस से कौन बिलोंग करता है, तो मर्चेंट विल बी द वन ऑफ देम। शिपमैन इज ए काइंड ऑफ ए रास्कल। तो इसके बारे में देखिए वर्ड यूज किया गया रास्कल है। ही इज नॉन फॉर स्टीलिंग वाइन वाइल द हिज कैप्टन इज स्लीपिंग। जब इसका कैप्टन सो जाता है तो ये क्या करता है, वाइन को चोरी करता है, तो ये एक प्रकार का रास्कल होता है। फिजिशियन, फिजिशियन का काम होता है कि किसी भी बीमारी को दूर करना, बट यहाँ पर देखिए क्या होता है, ही नोज द कॉज ऑफ एवरी सिकनेस एंड कैन क्योर मोस्ट ऑफ देम। यहाँ पर उसको ज़्यादातर बीमारियां समझ में आ जाती हैं और उनमें से अधिकतर बीमारियों को वो क्योर भी कर देता है। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन इज ए लाइक कंसोयर ऑफ द फूड एंड वाइन। हीज टेबल इज रेडी फॉर फूड ऑल डे। देखिए इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानता, बट सिर्फ जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट आप याद रखिए इसके कैरेक्टर, एक कैरेक्टर होता है फ्रैंकलिन। रीव कुछ समय के लिए रीव कारपेंटर होता है। जब मिलर एक स्टोरी सुनाता है कारपेंटर के बारे में, तो रीव को बड़ा गुस्सा आता है, और रीव भी फिर इसके पलटवार करता है और उस पर कोई ऐसी स्टोरी बताता है जो मिलर के ऊपर होती है। तो रीव की स्टोरी हम डिस्कस करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि रीव और मिलर के बीच में एक कंपटीशन सा होता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ही परफॉर्म्स ही जॉब श्रूडली, ही स्टील्स फ्रॉम हिज मास्टर। तो उसकी जो जॉब होती है वो काफ़ी ज़्यादा चालाकी से करता है अपनी जॉब को, और वो अपने मास्टर के यहाँ से चोरी भी करता है। तो रीव के बारे में ये बात कही गई है। द प्लाउमैन, प्लाउमैन वो होता है जो खेत में हल जोतता है और इस टाइप के जो काम करता है उसको प्लाउमैन बोलते हैं। ही पेज हिज टिथ्स टू द चर्च एंड इज ए गुड क्रिश्चियन। देखिए प्लाउमैन के बारे में सिर्फ इतना याद रखिए, ही इज ए गुड क्रिश्चियन, ये एक अच्छा इंसान होता है और जो मेहनत करके कमाता है। गिल्ड्समैन, गिल्ड का मतलब ही होता है एक ग्रुप, एक यूनिट। तो गिल्ड्समैन के अंदर काफ़ी सारे पर्सन आते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि उसके अंदर जैसे कारपेंटर हो गया, हार्बरडेशर हो गया, टेपेस्ट्री मेकर हो गया, इस टाइप के लोग गिल्ड्समैन में आते हैं। अब बात करते हैं कुक एक गिल्ड्समैन का, ही वर्क्स फॉर द गिल्ड्समैन। जितने भी गिल्ड्समैन होते हैं वो 5, उनके लिए कुक जो होता है वो खाना बनाता है, उनके लिए काम करता है। एंड क्रस्टी सोर ऑन हिज लेग, उसके लेग पर एक बहुत बड़ा फोड़ा होता है, ये याद रखिए। योमैन के बारे में कहा जाता है कि जब ये सब लोग कहानी को ख़त्म कर देते हैं, कहानी मतलब सुना देते हैं, तो योमैन अपने एक पर्सन के साथ वहाँ पर आता है। तो वहाँ पर रास्ते में उनको जितने भी पिलग्रिम्स होते हैं उनको मिलता है। और योमैन जो होता है वो एक तरह का, मतलब योमैन एक प्रकार का एक नौकर होता है, सर्वेंट होता है, ठीक है, जो कि नाइट और स्क्वायर की सेवा पानी करता है, इस टाइप से होता है। ये एक ही मे बी ए फॉरेस्टर बाय द वे ही ड्रेसेस। तो चौसर बोलते हैं कि इसका जो ड्रेसिंग सेंस है, कपड़े पहनने का जो तरीका है, तो शायद ये एक बनवासी हो सकता है। द सेकंड नन, शी इज नॉट डिस्क्राइब्ड इन द जनरल प्रोलॉग। तो याद रखिए द सेकंड नन और द नन प्रीस्ट, ये 2 ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनके बारे में जनरल प्रोलॉग में चौसर कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं देता। तो लीजिए आगे चलते हैं लोग। देखिए हमें सारे के सारे जितने भी नाम हैं उनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, 15 पॉइंट देखिए। नेम ऑफ द होस्ट ऑफ तबार्ड इन इज हैरी वैली। हैरी वैली जो होता है वो तबार्ड इन का नाम याद रखिए। तबार्ड इन जो होता है उसका हैरी वैली क्या होता है, होस्ट होता है। और इसके बारे में कहा जाता है वो बड़ा ही जॉली टाइप का पर्सन होता है, मतलब खुशनुमा इंसान होता है। जब वो देखता है कि 29 पिलग्रिम्स हैं, उसके बाद एक पर्सन जोफ्रे चौसर वो भी कैंटरबरी जा रहा है, तो उसके माइंड में बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया आता है कि वाई डोंट वी हैव स्टोरीज वाइल गो एंड वाइल कम बैक। तो हैरी वैली डिस्कस करता है सभी पिलग्रिम्स के साथ कि सपोज टू स्टार्ट देयर जर्नी, हैरी वैली सजेस्टेड द आइडिया दैट इट वाज ए लॉन्ग एंड टेडियस जर्नी। तो हैरी वैली सोचता है कि यार ये काफ़ी लंबी जर्नी है, और जर्नी जब लंबी होती है तो ऑब्वियसली वो थकाऊ भी होगी, थकाने वाली होगी। तो वाई डोंट वी मेक इट कंफर्टेबल, इसको कंफर्टेबल बनाया जाए। तो हर एक पिलग्रिम से वो डिस्कस करता है कि भाई तुम एक काम करो, हर एक पिलग्रिम 4 स्टोरीज बताएगा, 2 जाते वक्त जब हम जाएंगे और 2 आते वक्त बताएगा। तो ऑलमोस्ट ये एक पर्सन 4 स्टोरीज सुनाएगा, और 30 पिलग्रिम्स हो गए तो 30 × 4 = 120। तो इस प्रकार से जनरल प्रोलॉग में ये पूरी प्लानिंग को बताया गया है। एक इंटरेस्टिंग बात और आपको समझनी है कि हैरी वैली डिसाइड करता है कि भाई एक काम करना कि जिसकी स्टोरी शानदार होगी, बढ़िया होगी, ठीक है, उसको बेस्ट स्टोरी जो होगी उसको एक हम सब की तरफ से एक सपर होता है रात का खाना जिसको हम डिनर भी बोलते हैं, वो हम सब लोग मिलकर पे करेंगे और उसको फ्री में मिलेगा। अब एक बात याद रखिए, देखिए जोफ्रे चौसर ने जितनी भी स्टोरीज, जितना भी वर्क लिखा है वो ऑलमोस्ट मिडिल इंग्लिश में लिखा है, तो ये बात याद रखिए। और ट्रॉयलस एंड क्रिसेड एंड कैंटरबरी टेल्स जो है वो सबसे लॉन्ग पोइम्स हैं जोफ्रे चौसर की, तो इसको भी याद रखा जाए। एंड एक बात और आपको मैं बताता हूँ कि इंग्लिश पीरियड के दौरान इन्होंने 2 पोइम जो है हम वो कर रहे हैं, लेजेंड ऑफ द गुड वुमेन एंड कैंटरबरी टेल। तो लेजेंड ऑफ द गुड जो वुमेन है, लेजेंड ऑफ द गुड वुमेन के अंदर याद रखिए, इस बात को नोट कर लेना, इस बात को कि हीरोइक कपलेट का पहली बार इंग्लिश में यूज जोफ्रे चौसर ने इसी में किया था, द लेजेंड ऑफ द गुड वुमेन। अब हीरोइक कपलेट क्या होता है, देखिए कपलेट का मतलब होता है दोहा, 2 लाइनों का स्टैंजा। अब 2 लाइनों का स्टैंजा होता है, उसका मीटर क्या होगा, उसके मीटर होगा डेकासिलेबिक। 1 फुट के अंदर 2 सिलेबल होते हैं, ठीक है, और 2 सिलेबल का जोड़ा होता है, और डेका का मतलब होता है 10, ठीक है। तो 10 सिलेबल होंगे, मतलब 2-2 के जोड़े, मतलब 5 फुट होंगे। 5 फुट को 5 को बोलते हैं पेंटामीटर, ठीक है। तो याद रखिए आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है, हीरोइक कपलेट में यूज होता है, तो ये बात आप याद रखिए। अब चलते हैं 17 पॉइंट की तरफ। देयर वॉज ए लॉटरी एज टू हु शुड बी द फर्स्ट टू टेल हीज और हर टेल। तो वहां पर एक प्रकार का कंपटीशन होता है, एक प्रकार का वो एक लॉटरी टाइप से खेलते हैं कि भाई पहली कहानी कौन सुनाएगा। लॉट्स वर ड्रॉन एंड नाइट्स नेम अमर्ज्ड एज द जर्नी स्टार्टेड, द नाइट स्टार्टेड हिज टेल। तो भाई नाइट का नाम पहले आ जाता है, और पहले नाम आने के बाद जो जर्नी जैसे ही शुरू होती है तो नाइट भी अपनी कहानी शुरू कर देता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग कहानी नाइट की होती है, मैं आपको वो डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले हम कैंटरबरी टेल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं 1 बाय 1 आपको जो इम्पोर्टेंट स्टोरीज हैं वो डिस्कस करूंगा इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो एक वीडियो इनफ होगी, मैं ये वीडियो शायद 1 घंटा 2 घंटा की हो सकती है, आई डोंट नो, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप सिर्फ पेन पेपर लेकर लिखते जाइए, दैट्स इट। फर्स्ट स्टोरी टेलर इज द नाइट, ही स्टार्ट्स टेलिंग ही स्टोरी। याद रखिए, देखिए नाइट के बारे में 3 फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि नाइट का जो डिस्क्रिप्शन है, जो डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जनरल प्रोलॉग में, तो सबसे पहले चौसर नाइट की डिस्क्रिप्शन देता है, उसकी क्वालिटीज, उसके वर्चुअस बिहेवियर को बताता है, ठीक है। नंबर 1 फैक्ट। नंबर 2, नाइट की जो नाइट सबसे पहले स्टोरी सुनाता है, ठीक है। दूसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट, नाइट की जो स्टोरी होती है वो बेस्ट स्टोरी होती है, और नाइट की स्टोरी को ही बेस्ट स्टोरी बताया गया है। तो ये 3 फैक्ट है नाइट के बारे में, याद रखिए। और जो लास्ट स्टोरी होती है वो है पार्सन की, तो ये बात आप याद रखिए। अब बात करते हैं 18 पॉइंट की।
फर्स्ट स्टोरी टेलर, सॉरी ये तो मैंने आपको बता दिया था। तो फर्स्ट स्टोरी जो टेलर होता है वो नाइट होता है, और वो एक कहानी सुनाता है। वो होता है पेलामन और आर्काइट। ये दो फ्रेंड्स होते हैं, और वो एक इमली नाम की एक लड़की होती है, उसके प्यार में पड़ जाते हैं। और इस प्रकार ये एक ट्रेजिक लव स्टोरी है, ठीक है। ये एक ट्रेजिक लव स्टोरी है, और इसको हम लोग नाम देंगे, रोमांस का नाम देंगे इसको हम, ठीक है। हाँ, आपने एक चीज याद रखनी है यहाँ पर, मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि पेलामोन और आर्काइट की जो स्टोरी है वो नाइट बताता है, और ये जो स्टोरी है वो एक रोमांस है। तो रोमांस है, ये एक लव ट्रेजेडी है। और द स्टोरी इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर एंड राइम्ड कपलेट। तो आयम्बिक पेंटामीटर और राइम्ड कपलेट होता है, तो इसमें लिखा गया है। इसको हम हीरोइक कपलेट भी बोल सकते हैं। तो इस स्टोरी के अंदर हीरोइक कपलेट का यूज किया गया है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। देखिए, इस पॉइंट को याद रखिए और लिख लीजिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ट्रोइलस एंड क्रिसेड, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ठीक है। ट्रोइलस एंड क्रिसेड, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स और कैंटरबरी की 4 स्टोरी, जिसका नाम है द मैन ऑफ लॉस टेल, प्रायोरस टेल, द क्लर्क्स टेल एंड द सेकंड नन्स टेल। ये कुल मिलाकर 6 ऐसे वर्क हैं, 6 ऐसी कहानियां हैं, ट्रोइलस एंड क्रिसेड, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स एंड मैन ऑफ लॉस, प्रायोरस टेल, क्लर्क्स टेल और सेकंड नन्स टेल। तो कुल मिलाकर ये 6 ऐसी कहानियां हैं जिसके अंदर राइम रॉयल स्टैंजा का यूज किया गया है चौसर ने, ठीक है। राइम रॉयल, अगर सपोज करो क्वेश्चन आ जाए कि राइम रॉयल स्टैंजा का यूज चौसर ने कहाँ किया है, तो आपको पता होना चाहिए ट्रोइलस एंड क्रिसेड में किया है, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में किया है, और कैंटरबरी टेल के अंदर द मैन ऑफ लॉज, प्रायोरस एंड क्लर्क एंड द सेकंड नन। अब इसको एक ट्रिक के जरिए हम याद रख सकते हैं। देखिए, त्याग, प्रतिष्ठा और प्यार माँ के गुण हैं, जो कि क्लर्क, सेकंड क्लर्क में जॉब करती हैं, ठीक है। सेकंड क्लर्क में जॉब करती हैं। तो त्याग से बनेगा टी, टी से ट्रोइलस एंड क्रिसेड, पी से पार्लियामेंट ऑफ फाउल, एंड पी से बनेगा प्रायोरस टेल, माँ से बनेगा मैन ऑफ लॉ, एंड क्लर्क से क्लर्क टेल, और सेकंड से सेकंड नन्स टेल। तो इस प्रकार ये ट्रिक याद रखिए, और आपको याद रहेगा कि राइम रॉयल स्टैंजा का यूज चौसर ने कहाँ कहाँ पर अपनी कौन कौन सी पोइम और कौन कौन सी टेल के अंदर किया है। एक बात और आप याद रखिए, हीरोइक कपलेट का यूज सबसे पहले जोफ्रे चौसर ने किया था द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। मतलब कि जब इंग्लिश पीरियड शुरू हुआ था तो वहीं पर इसने इसको शुरू किया था। एक बात और मैं आपको बताता हूँ, इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखिए आप। देखिए, इंग्लिश पीरियड के दौरान द लेजेंड ऑफ द गुड वुमेन एंड द कैंटरबरी टेल, ये दोनों ही अनफिनिश्ड वर्क है, इन दोनों को कंप्लीट नहीं किया गया, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा एक वर्क ऐसा है, वो है हाउस ऑफ फेम। हाउस ऑफ फेम जो है वो भी इनकम्प्लीट वर्क है। तो हाउस ऑफ फेम को याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए, घर के कामकाज कभी खत्म नहीं होते, ठीक है। घर के कामकाज कभी खत्म नहीं होते, वो लाइफ टाइम चलते रहते हैं। तो घर का काम कभी खत्म नहीं होता, आपको पता है। सुबह से लेके आप, पता है, आपकी मदर, आपकी वाइफ या आपकी सिस्टर कभी खाना बनाते हैं तो लाइफ टाइम वो बनाते जाते हैं, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। ऐसा कभी नहीं होता कि कभी खत्म हुआ है काम। तो घर के काम खत्म नहीं होते, तो घर का मतलब, घर को इंग्लिश में बोलते हैं हाउस। हाउस ऑफ द फेम इनकम्प्लीट है, मतलब वो खत्म नहीं हुई है, वो मतलब उसको बीच में छोड़ दिया गया, तो इनकम्प्लीट हुई। और इंग्लिश पीरियड के दौरान चौसर ने जितने भी वर्क लिखे वो सारे के सारे इनकम्प्लीट है। याद रखिए, द लेजेंड ऑफ द गुड वुमेन पहला वर्क है जोफ्रे चौसर का, जिसके अंदर हीरोइक कपलेट का पहली बार इंग्लिश लिटरेचर में यूज किया गया। उसके बाद राइम रॉयल स्टैंजा का यूज यहाँ 6 वर्क है, ठीक है। त्याग, प्यार, त्याग, प्रतिष्ठा, ठीक है। त्याग, प्रतिष्ठा, प्यार माँ के गुण है, जो कि सेकंड क्लर्क में जॉब करती है। तो ये ट्रिक याद रखिए। लेट्स बैक टू द वर्क। तो ये एक बात आपको याद रखनी है यहाँ पर कि जो नाइट की टेल होती है वो आयम्बिक पेंटामीटर राइम कपलेट में लिखी गई है। द नैरेटिव इज ए डेकासिलेबिक राइमिंग कपलेट, ऑल्सो कॉल्ड हीरोइक कपलेट। तो मैंने आपको बताया, देखिए हीरोइक कपलेट जो होता है उसकी पहचान क्या होती है, आपको सिंपल याद रखना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हीरोइक कपलेट, इसकी पहचान क्या होती है। नंबर 1, ये 2 लाइन का स्टैंजा होता है, 2 ही लाइन होती है, और कपलेट को हिंदी में बोलते हैं दोहा, ठीक है। एक लाइन के अंदर 5 मीटर होते हैं, जिसको पेंटामीटर बोलते हैं। पेंटा मतलब 5 और मीटर मतलब मीटर। 1 मीटर के अंदर 1 फुट के अंदर 2 सिलेबल होते हैं। तो 5 दूना 10, मतलब 10 सिलेबल हो गए। तो 10 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मतलब 10 को इंग्लिश में बोलते हैं डेका। तो डेका सिलेबिक राइमिंग कपलेट हो गया, तो इसको हम हीरोइक कपलेट भी बोलते हैं।
जर्नल प्रोलॉग इज अपेंडेड टू द कैंटरबरी टेल्स। देखिए जर्नल प्रोलॉग जो है कैंटरबरी टेल का वो भी कैंटरबरी टेल के साथ अटैच्ड है, ये बात आपको पता होगी। रिटोरिकल पैटर्न यूज्ड बाय चौसर इन द कैंटरबरी टेल इज राइम रॉयल। तो रिटोरिकल जो पैटर्न है इसका प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल, याद रखिए इस बात को मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। इस बात को आपने बिल्कुल याद रखना है कि जो कैंटरबरी टेल है, ठीक है, उसका जो प्रोलॉग है, उसका जो प्रोलॉग है उस प्रोलॉग को भाई राइम रॉयल में लिखा गया है। तो अब आपको याद रखना है राइम रॉयल का चौसर ने कहाँ कहाँ यूज किया है। एक तो ट्रोइलस एंड क्रेसेड, टी से बन गया त्याग, पी से बन गया प्यार और प्रतिष्ठा। तो बन गया त्याग, प्यार और प्रतिष्ठा, ठीक है। त्याग, प्यार और प्रतिष्ठा माँ के गुण हैं, ठीक है, जो कि सेकंड क्लर्क में जॉब करती है। तो अब देखिए टी से बन गया ट्रोइलस एंड क्रेसेड, पी से बन गया पार्लियामेंट ऑफ फाउल एंड और पी के बाद प्रतिष्ठा, पी से वो बन गया। उसके बाद आपने याद रखना है प्रायरस टेल एंड माँ से बन गया मैन ऑफ लॉ एंड सेकंड नन प्रायरस और क्लर्क टेल। एक तो ये हो गया। उसके बाद प्रोलॉग, जो प्रोलॉग है उसको भी राइम रॉयल में ही पैटर्न में लिखा गया है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखिए नेट एग्जाम में हमसे ये पूछा जा सकता है कि जो नाइट की जो स्टोरी है, ठीक है, विच हु स्टोरी सेलेक्टेड द बेस्ट स्टोरी अवार्ड, किस स्टोरी को बेस्ट स्टोरी अवार्ड दिया गया था, तो वो था नाइट टेल। एक क्वेश्चन ये भी याद रखिए, नाइट स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन द एपिक पोइम टेसिडा बाय जोवेनी बॉकाशियो इज द राइटर। टेसिडा एन इंस्पायर्ड नाइट स्टोरी पैलामोन एंड आर्काइट। देखिए पैलामोन और जो आर्काइट की जो स्टोरी है वो जोवेनी बॉकाशियो के टेसिडा से ली गई है। तो ये बात याद रखिए, पैलामोन और आर्काइट की जो स्टोरी है, नाइट की जो स्टोरी है वो वही इंस्पायर्ड है किससे, ये तो पता है आपको कि जोवेनी बॉकाशियो ने एक वर्क लिखा था डेकोमेरन, तो कैंटरबरी टेल तो उससे एक्सपायर्ड है। और जोवेनी बॉकाशियो की एक टेल उसकी एक पोइम थी, एपिक पोइम थी जिसका नाम है टेसिडा, ठीक है। उस टेसिडा से नाइट की स्टोरी पैलामोन और आर्काइट इंस्पायर्ड है। द लास्ट स्टोरी टेलर इज पार्सन। तो पार्सन का नाम याद रखिए, उसने 7 डेडली सिंस के ऊपर कहानी सुनाई थी जो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। तो क्वेश्चन होगा द लास्ट स्टोरी टेलर एंड ही स्टोरी डील्स विद द 7 डेडली सिंस। आउट ऑफ 24 टेल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। टोटल भाई 24 टेल्स थी। 24 टेल्स के अंदर से 22 टेल्स जो थी वो थी वर्स के अंदर, और उसके बाद 2 ऐसी टेल थी जो भाई प्रोज में थी, ठीक है। प्रोज मतलब ऐसे टाइप में लिखी गई थी, बताई गई थी। तो पहली जो टेल थी वो थी पार्सन की, ठीक है, 1 बाय पार्सन एंड 1 बाय चौसर। तो पार्सन ने जो टेल बताई थी, टेल वो थी टेल ऑफ सर थॉपस, ठीक है। सर थॉपस की जो टेल थी वो, और दूसरी टेल ऑफ मेलेबी। तो टेल ऑफ मेलेबी जो थी, देखिए चौसर ने 2 टेल बताई थी और पार्सन की भी एक टेल थी। तो पार्सन की एक टेल और एक टेल थी भाई चौसर की। वैसे चौसर ने 2 टेल बताई थी, एक टेल तो थी वर्स में, दूसरी थी प्रोज में। तो टेल ऑफ सर थॉपस जो थी वो जो टेल है वो टेल एक प्रकार से वर्स में है, और टेल ऑफ मेलेबी जो है वो प्रोज के अंदर है। तो इस बात को याद रखा जाए। एंड टोटल देयर आर 23 पर्सन हु हैव टोल्ड स्टोरीज। तो 23 पर्सन होते हैं जो कुल मिलाकर स्टोरीज बताते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि कहानी तो 24 है। देखिए जोफ्रे चौसर ने 2 कहानियां सुनाई थी, तो ये बात याद रखिए। तो 23 पर्सन थे तो 23 टेल तो ये हो गई, और उसमें से एक पर्सन जो था उसने एक्स्ट्रा एक और सुनाई थी तो वो 24 हो गई। तो याद रखिए 24। हैरी बेली जो होता है वो एक भी टेल नहीं बताता, ठीक है। डिड नॉट लाइक द टेल ऑफ, हाँ ये बात इंटरेस्टिंग सी है, हैरी बेली जो होती है उसको जोफ्रे चौसर की जो सर थॉपस जो है वो टेल बिल्कुल पसंद नहीं आती, ठीक है। और जोफ्रे चौसर की जो सेकंड टेल होती है द टेल ऑफ मेलेबी, वो उसको प्रेज करता है हैरी बेली। तो ये याद रखिए कि हैरी बेली को कौन सी जोफ्रे चौसर की कौन सी टेल पसंद नहीं आई, तो वो है जो वर्स में होती है द सर थॉपस की। और इसके बाद 27 पॉइंट देखिए, हैरी बेली आस्क्ड चौसर what man art thou, and Chaucer said I am a sort of vet, I will tell a little thing in prose। तो चौसर हैरी बेली चौसर से पूछता है कि तुम किस प्रकार के पर्सन कहानी सुनाने वाले हो। तो चौसर ने कहा मैं कम ही मतलब सुनाऊंगा, बट जो भी सुनाऊंगा वो प्रोज में होगा।
तो दिस इज द कन्वर्सेशन बिटवीन हैरी बेली एंड चौसर, ये बातचीत उनके बीच में हुई थी। तो आप इस पर्टिकुलर कोटेशन को, इस सेंटेंस को याद रखिए, व्हाट मैन आर दाउ एंड चौसर सेड दैट आई एम ए शॉर्ट ऑफ वेट। ये बातचीत हैरी बेली और चौसर के बीच में हुई थी। आपको पता होगा हैरी बेली ने क्या रोल प्ले किया था। हैरी बेली क्या करता था, सबके साथ ये बोलता कि अब तुम सुनाओ, तुम कौन सी सुनाओगे, तुम कौन सी सुनाओगे, वो सबको इन्वाइट करता था। ये प्रकार का उसका काम था। इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स द फेडिंग शिवलरी ऑफ मिडल एजेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द एज्ड नाइट। देखिए ये याद रखिए, जो लुक एट द पॉइंट नंबर 28 पोइम के अंदर आपको याद रखना है, चौसर ने प्रोलॉग के अंदर एक बड़ी प्यारी बात कही है, एक अच्छी बात कही है। ध्यान दीजिए इस बात पे कि फेडिंग शिवलरी, देखिए ये CHIVALRY शिवलरी, ये चिवलरी नहीं है, ये शिवलरी होगा। तो प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, चौसर कहते हैं कि फेडिंग शिवलरी ऑफ मिडल एजेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द एज्ड नाइट। यहाँ पर दो है पर्सन, इंपॉर्टेंट पर्सन। एक तो है स्क्वायर, वो नाइट का बेटा होता है, एक होता है नाइट। तो नाइट जो होता है वो फेडिंग शिवलरी, ठीक है। फेडिंग का मतलब होता है ढलती हुई कोई भी चीज, ऐसे जो जिस धुंधली होती हुई चीज, कोई फेडिंग जो शिवलरी है उसको रिप्रेजेंट करता है। और उसका जो बेटा है वो अभी जवान हो रहा है, तो विकसित हो रहा है, तो वो बडिंग शिवलरी को रिप्रेजेंट करता है चौसर के टाइम के अंदर। एंड चौसर फिजिशियन इज इन द डॉक्टर ऑफ फिजिक वॉज हैवली डिपेंडेंट अपॉन एस्ट्रोलॉजी। तो ये एक टाइप की देखिए आयरोनी है कि जो फिजिशियन होता है, जो एक अपने आप में पूरी तरह से साइंस के ऊपर बिलीव रखता है, बिलीव रखना चाहिए, मगर वो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव रखता है। तो ये बात एक ध्यान देने वाली है। इन विच, अब एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि इन विच मंथ डिड द पिलग्रिम्स मार्च टूवर्ड्स द कैंटरबरी। तो कैंटरबरी वो कब, किस महीने में जाते हैं, तो वो था अप्रैल, ठीक है। तो वो एक आपको याद होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि अप्रैल इज द मंथ ऑफ, आपको मैंने अभी ऊपर एक स्टेटमेंट बताई थी कि अप्रैल इज द मंथ ऑफ शावर, अप्रैल इज द मंथ ऑफ शावर्स, ठीक है। अप्रैल जो ऐसा महीना है जिसमें शावर होती है, मतलब बरसात होती है, ये एक मतलब हरा भरा ऐसा मंथ है, तो ये अप्रैल का मंथ होता है। अब एक बात आपको याद रखनी है, नन्स प्रिस्ट टेल इज ए बीस्ट फेबल। बीस्ट फेबल क्या होती है? अगर आपने पंचतंत्र की कहानियां सुनी हो तो उस प्रकार की जो कहानियां होती हैं वो बीस्ट फेबल कहानियां होती है, जिसका एक मॉरल होता है। तो यहाँ पर नन्स प्रिस्ट, जो नन होती है उसका जो प्रिस्ट होता है वो जो टेल सुनाता है वो होता है चॉन्टिलियर की। और चॉन्टिलियर एक रूस्टर का नाम होता है, रूस्टर मतलब एक मुर्गा, ठीक है। चॉन्टिलियर की कहानी सुनाता है वो, और जो फॉक्स, और एक फॉक्स की कहानी, ठीक है, एंड द फॉक्स। द टेल ऑफ वाइफ ऑफ बाथ विच इज द टेल ऑफ द लोथली लेडी। देखिए लोथली का मतलब क्या होता है? लोथली मिडिएवल लिटरेचर के समय, मिडिएवल जो टाइम था उस समय ज्यादातर जो लोथली का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी पर्सन या कोई भी ऐसी लेडी, आपने अगर काफी बार देखिए इंडियन लिटरेचर में या फिर मूवीज में आपने देखा होगा, लोथली लेडी का मतलब सिंपल मैं आपको भाषा में बताता हूँ। एक हीरो है, वो एक ऐसी औरत से मिलता है जो बूढ़ी सी है, सलवटे हैं उसके चेहरे पे, मतलब उसका यौवन नाम का कोई भी उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता। मगर कुछ समय के बाद जैसे जैसे स्टोरी क्लाइमेक्स तक पहुंचती है तो वही बूढ़ी लेडी जो होती है वो एक यंग खूबसूरत ब्यूटीफुल लेडी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो इसी प्रकार की कहानी जो होती है उसको लोथली स्टोरी भी बोलते हैं, और लोथली लेडी कहा गया है यहाँ पर। तो लॉफ्टी लेडी जो आप समझ गए होंगे, देखिए ये जो वर्ड था लॉफ्टी, जो टेल है, ये कहानी है लोथली लेडी, सॉरी द लोथली लेडी जो है कि कहानी थी मिडिएवल लिटरेचर के अंदर। उसमें क्या होता है कि एक अनअट्रैक्टिव सी, मतलब अगली सी एक औरत होती है, तो आगे समय के साथ साथ वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है और एक ब्यूटीफुल लड़की में बदल जाती है जो एक्सट्रीमली डिजायरेबल होती है, और वो मैन उसको अब प्यार करने लग जाता है। तो इस प्रकार की जो कहानी जो होती है वो लोथली लेडी की कहानी होती है। तो आप याद रखिए टेल ऑफ वाइफ ऑफ बाथ जो है उसकी कहानी जो है वो एक लोथली लेडी की कहानी होती है। तो लीजिए आगे चलते हैं। देखिए अब बात करते हैं वाइफ ऑफ बाथ के बारे में। तो वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट फॉर द नेट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं।
देखिए, तो बेसिक कुछ इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, आपको अगर मैंने अभी बताया होगा कि 24 टेल्स है इस कैंटरबरी टेल में और डिसाइड की गई थी 120, बट 24 कहानियाँ को ही पूरा किया गया, जिसमें से 22 जो कहानियाँ हैं वो हैं वर्स, और 2 ऐसी कहानियाँ हैं जिसको प्रोज में लिखा गया था। तो सबसे पहली कहानी का नाम था नाइट टेल, और वो एक रोमांस थी। और उसके बाद मिलर एंड देन आफ्टर रीव, वो हम करेंगे डिस्कस। और सबसे लास्ट जो कहानी थी वो थी पार्सन्स टेल। तो देखिए, एक बात तो ये, और एक बात आपको जरूर याद रखनी है कि जो दो प्रोज टेल थी, जिसमें से एक पार्सन्स की टेल थी और एक मेलबी। ठीक है, मेलबी जो थी वो चौसर ने बोली थी। चौसर ने 2 पॉइंट्स, ही टोल्ड 2 पॉइंट्स, आई मीन 2 टेल। तो पहली जो टेल थी वो पहली जो टेल थी वो थी वर्स के अंदर। ठीक है, वो थी वर्स के अंदर, और जो सेकंड टेल थी वो थी प्रोज के अंदर। तो प्रोज में थी मेलबी। एंड एक बात और आपको याद रखनी है, चौसर की जो पहली वर्स टेल थी उसका नाम है सर थॉपस। सर थॉपस जो है वो पहली उसकी टेल वर्स में है, और ये याद रखिए। तो अब हम चलते हैं वाइफ ऑफ बाथ की टेल के ऊपर। तो वाइफ ऑफ बाथ के बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक चीज़ें बताता हूँ। देखिए, जो इम्पोर्टेंट टेल है, जैसे टेल ऑफ सर थॉपस और मेलबी टेल, ये चौसर ने कही थी। और उसके बाद इम्पोर्टेंट टेल्स आपको करनी चाहिए, जैसे नाइट टेल हो गया, वाइफ ऑफ बाथ टेल हो गया, पार्सन हो गया, मेलबी हो गया, पार्टनर टेल हो गया, फिजिशियन नन प्रेस्ट टेल होगी, या मिलर्स टेल होगी, रीव टेल हो गई। ये इम्पोर्टेंट है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो जॉन ड्राइडन थे, जॉन ड्राइडन ने चौसर के कैंटरबरी टेल को काफ़ी डिटेल में पढ़ने के बाद इसके कैरेक्टराइजेशन के ऊपर उन्होंने एक कमेंट किया। कहते हैं इनके जो कैरेक्टर के अंदर जितनी मतलब वर्सेटिलिटी है जिसके अंदर इतने डिफरेंट कलर्स उनके कैरेक्टराइजेशन में मिलते हैं, तो मतलब उसके लिए कोटेशन कही गई, हेयर इज गॉड्स प्लेंटी। मतलब कि यहाँ पर जो भगवान ने जितने भी कलर बनाए हैं वो यहाँ पर काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, मतलब हैं यहाँ पर। तो एक बात याद रखना, जो हैरी बेली होता है उसको कौन सी टेल पसंद नहीं आती चौसर की, वो थी सर थॉपस। ठीक है, ये बात याद रखना। और जो मेलबी थी वो हैरी बेली उसको पसंद करता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि चौसर ने अपने प्रोलॉग के अंदर 2 ऐसे कैरेक्टर थे जिनके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था, वो था सेकंड नन और नन प्रिस्ट। तो ये चीज़ें आप याद रखें। लीजिए, हम बात करते हैं वाइफ ऑफ बाथ के बारे में। तो बाथ जो है वो एक सिटी का नाम है, और ये जो एलिसन होती है, इस औरत का नाम एलिसन है। इसका वाइफ ऑफ बाथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके 5 हस्बैंड थे, और इसका नाम एलिसन है, याद रखिए। इन्होंने 5 बार शादी की है, जिसमें से 3 शादियां अच्छी रही और 2 शादी बेकार रही। उस हस्बैंड काफ़ी इसको पीटते थे, मारते थे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, इसके दांत के बीच में एक जगह है, मतलब दांत के बीच में स्पेस है, और इसकी जो सेक्सुअल एपेटाइट है, ठीक है, वो बड़ी ज़्यादा हाई है। मतलब शी इज़ ऑल द टाइम रेडी टू हैव ए प्लेजेंट सेक्स विद एनी ऑफ वन। तो वाइफ ऑफ बाथ रिफ्यूज्ड टू बी डोमिनेटेड बाय मैन इन मैरिज। देखिए, आपको एक बात याद रखनी है कि वाइफ ऑफ जो बात है वो एक प्रकार की फेमिनिस्ट कैरेक्टर है। फेमिनिस्ट कैरेक्टर कैसी है, क्योंकि वो अपने औरत के जितने भी अधिकार होते हैं उसको वो प्रायर मानती है, सुपीरियर मानती है, और उनको बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देती है। और मैरिज के बारे में इसके जो ख्यालात हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। वो ये कहती है कि मैरिज के अंदर 2 पर्सन होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो फीमेल जो होती है वो मैरिज में डोमिनेटेड होनी चाहिए, और मेल को डोमिनेट होने मतलब जो वैसे देखा जाए नॉर्मली मैरिज के अंदर मेल जो होता है वो डोमिनेटेड होता है। तो ये रिफ्यूज करती है और ये कहती है नहीं, फीमेल को डोमिनेटेड होना चाहिए। अब जैसे इसकी 5 शादियां हुई, ठीक है, अब 5 शादियों में 3 शादियां तो बड़ी सक्सेसफुल रही, क्योंकि उसके पति उसको काफी सारे गिफ्ट वगैरह देते थे एलिसन को। और जो 2 शादियां थी वो बड़ी खतरनाक शादियां थी। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर उसकी जो 5वीं शादी है, उस 5वीं शादी के अंदर होता क्या है, उसका जो हस्बैंड होता है वो उसके
कान के ऊपर एक ब्लो करता है, मतलब जोर से मारता है, जिसके कारण से एलिसन का जो कान का पर्दा होता है वो फट जाता है और वो एक कान से डीफ हो जाती है, एक कान से बहरी हो जाती है। तो वाइफ ऑफ बाथ जो होती है वो एक फेमिनिस्ट अप्रोच को रिप्रेजेंट करती है। और वाइफ ऑफ बाथ ऐसा क्यों, मतलब हम बोलते हैं कि वाइफ ऑफ बाथ एक फेमिनिस्ट अप्रोच रखती है, इसकी रीजन है, हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जिस समय वाइफ ऑफ बाथ रहती थी उस समय लोग और वहां का जो एटमॉस्फेयर था वो किस प्रकार का था। देखिए, पास्ट में क्या था, वुमेन जो थी वो उनको एक इंफीरियर समझा जाता था और उनको सबमिसिव टू मैन समझा जाता था, मतलब कि वो आदमियों की गुलाम है। और जैसे कि अगर अपने साइमन डे ब्यूवर को पढ़ा है तो उसमें भी साइमन डे ब्यूवर ने फेमिनिज्म के ऊपर काफी ज्यादा लाइट डाली है, रोशनी डाली है। तो इस प्रकार देखिए सिमिलर बातें हैं कि वुमेन जो थी उनको भाई नीचा समझना और उनको ये समझना कि भाई तुम्हारा काम तो घर की चार दीवारी में है, हस्बैंड की सेवा करने में है और तुम्हारी खुद की कोई इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। और उनको अदर कहकर बुलाया जाता है, मतलब सेकंड सेक्स कहकर बुलाया जाता है, तो ये अदर माना जाता है। और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और चर्च के अंदर भी मेल का जो डोमिनेंस है बहुत ज़्यादा है। और वैसे देखा जाए ज़्यादातर जो राइटिंग होती थी, प्रोज राइटिंग होती थी, जितनी भी राइटिंग होती थी वो चर्च की दौरान मतलब चर्च में होती थी राइटिंग्स। तो यहाँ पर देखिए उस समय की जो घटनाएं हैं उसमें क्या होता था कि फीमेल को मर्दों ने जैसे चाहा वैसे इंटरप्रेट कर दिया, डिफाइन कर दिया, ठीक है, और जैसे उनको पसंद आया उन्होंने वैसे उसको डिफाइन कर दिया। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। वाइफ ऑफ बाथ एक वर्जिनिटी के बारे में भी बहुत बोलती है, बट आपको ये समझना है वर्जिनिटी के बारे में पुराने जो व्यूज हैं लोगों के वो क्या थे। देखिए, एक औरत अगर वर्जिन है तो उसको एक प्योरिटी की नजर से देखा जाता था, ठीक है, और वुमेन जल्दी ही शादी, मतलब यंग स्टेज में उनकी शादी हो जाती थी। और मैन वर अलाउड टू बीट देयर वाइफ्स, और मैन जो होते थे वो अपनी वाइफ को पीटते थे, वो अपनी वाइफ को कंट्रोल में रखते थे, उनपे डोमिनेट बना के रखते थे उनके ऊपर। और लड़कियों की लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज होती थी काम की समझिए या कोई भी जीवन में प्लेजर या जो भी अपॉर्चुनिटीज समाज में होती हैं उसमें अपॉर्चुनिटीज कंपैरेटिवली मैन काफी कम थी और मैन के कंपैरिजन काफी कम थी। और जो एजुकेशन थी वो सिर्फ मैन की तरफ ही मतलब सिर्फ मैन की तरफ लिमिटेड थी, मतलब मैन जो मेल होते थे वही एजुकेशन करते थे, फीमेल जो होती थी वो एजुकेशन कम करती थी। तो जो वाइफ ऑफ बाथ ने जब इन सारी चीजों को समझा जाना तो वो पूरी तरह से इसके खिलाफ थी, कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्ट्रैरी थी इसकी तरफ। तो वो देखिए पहला पॉइंट क्या है, वाइफ ऑफ बाथ थिंक दैट, वाइफ ऑफ बाथ सोचती थी कि उसकी जो सेक्सुअल और जो सेंसुअल जो पावर है उस पावर से वो वही मैन को कंट्रोल कर सकती है। और वो एक वर्ड यूज करती है यहाँ पर लॉयनेस, ठीक है, लॉयनेस जो वर्ड है, जो शब्द है वो वाइफ ऑफ बाथ के लिए यूज किया गया है। वाइफ ऑफ बाथ थिंक दैट कि औरत और जो मर्द हैं, औरतें जो हैं वो मर्द से बराबर नहीं बल्कि कहीं ज्यादा पावरफुल है और उनसे बहुत ज्यादा आगे है। तो जैसा कि आपको ये भी पता है उसकी 5 बार शादी हुई थी, तो 3 शादियां तो बहुत अच्छी थी क्योंकि तीनों हस्बैंड उसका ख्याल रखते थे और उसको गिफ्ट वगैरह देते थे। बट जो 2 शादियां थी वो बड़ी खतरनाक शादी थी, बुरी शादियां थी, क्योंकि वो दोनों ही हस्बैंड उसको मारते पीटते थे। और एक बात याद रखिए, अगर हम देखते हैं जो एलिसन है, एलिसन ने अब यहाँ पर लाल कलर के कपड़े पहने होते हैं, तो लाल कलर उसको काफी ज्यादा पसंद भी होता है और लाल कलर कहीं ना कहीं लस्ट का प्रतीक होता है, सूचक होता है। तो ये बात आप याद रखिए। कुछ हस्बैंड उसे मारते भी थे, जैसे 5 में से 2 हस्बैंड ऐसे थे जो मारते थे और कुछ हस्बैंड उसको बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे। तो वाइफ ऑफ बाथ की एक इंटरेस्टिंग बात आपको याद रखनी है। वाइफ ऑफ बाथ क्या बोलती है कि जो उसने बाइबल के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, बाइबल में कुछ बातें लिखी गई हैं, वो उन सब चीजों को वो क्रिटिसाइज करती है, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि शादी एक बार जो करनी चाहिए। वो तो वाइफ ऑफ बात बोलती है कि एक बार शादी करने का जो ये मतलब जो ये विचार है, ये थॉट है, ये जो कॉन्सेप्ट है बाइबल में दिया हुआ है, ये पूरी तरह से उसको गलत मानती है। और यहाँ पर अपनी बात पर जोर देने के लिए, अपनी बात को प्रूफ करने के लिए वो किंग सोलोमन जो था वो बिब्लिकल रेफरेंस है यहाँ पर। ये किंग सोलोमन एक
बाइबल से लिया गया है। तो किंग सोलोमन ने भी काफ़ी सारी शादियां की थी, तो उसका एक एग्जाम्पल देती है वाइफ ऑफ बाथ, कहती है कि जब किंग सोलोमन ने शादी की है इतनी सारी, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और वाइफ ऑफ बाथ कहती है कि भगवान ने हमें सेक्सुअल ऑर्गन दिए हैं, तो क्यों दिए हैं, उनका यूज़ कीजिए, ठीक है, सेक्सुअल पावर का यूज़ कीजिए। और अगर आप अपने हस्बैंड्स को, मर्दों को अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो कीजिए, इसका प्रॉपर यूज़ कीजिए। और एक बात और बोलते हैं वो, कि वाइफ ऑफ बात बोलती है कि जो सेक्सुअल ऑर्गन दिए हैं भगवान ने, वो हमें किस लिए दिए हैं, वो हमें दिए हैं ताकि हम बच्चे पैदा कर सकें और समाज को हम मतलब एक तरह से जो एक जनरेशन है उसको हम बचाए रखें, जनरेशन अपनी पैदा कर सकें। तो अब इसमें क्या अजीब सा है, अगर सपोज कीजिए शादी से पहले अगर कोई लड़की है हैवी सेक्स, या फिर वो एक से ज्यादा पतियों के साथ सेक्स करती है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो इस तरह की वो बातें करती है। तो एक बात याद रखनी है, मैं आपको कहानी सुनाने से पहले, एलिसन की कहानी, मतलब वाइफ ऑफ बाथ एलिसन नाम होता है उसका, उसकी कहानी सुनाने से पहले कुछ बातें बताता हूँ। जब वो अपनी कहानी सुनाती है, तो कहानी सुनाने से पहले मतलब वो एक बहुत लंबा प्रोलॉग बोलती है। उस प्रोलॉग में क्या करती है, वो अपने हस्बैंड्स का इंट्रोडक्शन देती है, वो सारी बातें बताती है, मेरा हस्बैंड ऐसा था वैसा था, ये वो। इतना लंबा प्रोलॉग सुनकर, ठीक है, जो पार्टनर होता है वो बीच में उठकर बोलता है कि मैडम प्लीज, ठीक है, इतना लंबा मतलब आप प्रोलॉग बोल रहे हो, हम बोर हो रहे हैं, ठीक है। और मतलब देखिए, तो इसी बीच और दूसरी बात, यहाँ पर जो मैडम मतलब जो मैडम गॉसिप होती है, मतलब मैडम एलिसन, वाइफ ऑफ बाथ बोल दो, मैडम गॉसिप बोल दो, सब एक जैसा है। तो यहाँ पर वो शादियों के बारे में बातें कर रही है कि शादी ऐसे वैसे, तो पार्टनर को बड़ा गुस्सा आता है, वो खड़ा हो जाता है, ठीक है, और वो बोलता है कि तुम ऐसे मत बोलो, क्योंकि उसकी पार्टनर की अभी तक शादी नहीं हुई है, ठीक है। फिर वो वाइफ ऑफ बात उसे चुप करा देता है, वाइफ ऑफ बात जो होती है उसको चुप करा देती है और कहते चुपचाप बैठ जाए यहाँ पर, ठीक है, और तुम पहले अपनी ड्रिंक को खत्म करो, ठीक है, और मेरी स्टोरी सुनने के बाद तुम डिसाइड कर लेना कि तुम्हें शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तब तक तुम अपने ना मुंह पर उंगली रखो और ये अपनी जो ड्रिंक है ना इसको फिनिश करो। तो इस प्रकार जो वाइफ ऑफ बात होती है उसको धमका देती है और उसको चुप करा देती है। अब क्या होता है, वाइफ ऑफ बात डिसाइड मतलब उसको बोलती भी है, उसको बोलती है कि तुम डिसाइड कर लेना, ठीक है। वाइफ ऑफ बात जो पार्टनर होता है उसको बोलती है तुम डिसाइड कर लेना भाई, मेरी कहानी सुनने के बाद तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, तुम डिसाइड कर लेना कि तुम्हें शादी करनी चाहिए या नहीं। वाइफ ऑफ बात की कहानी का जो प्रोलॉग होता है, मैंने बताया अभी, वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। वो अपने तीनों हस्बैंड के बारे में बताती है कि मेरा जो तीनों हस्बैंड थे वो काफ़ी ज़्यादा रिच थे और वो उस वाइफ ऑफ बात मतलब एलिसन का कहना भी मानते थे और वो उसे काफ़ी सारे गिफ्ट वगैरह देते थे। और जो दो हस्बैंड थे वो बहुत ज़्यादा बुरे थे। और हस्बैंड के बारे में वाइफ ऑफ बात ने उसके अपने विचार देती है कि हस्बैंड्स जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं वाइफ, जो लड़कियां होती हैं फीमेल की लाइफ में, अपनी वाइफ की लाइफ में, ठीक है। हस्बैंड को क्या करना चाहिए, वो अपने काम से काम रखना चाहिए, ठीक है, और अपनी वाइफ की चुगली करना, उसकी जासूसी करना, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए, क्योंकि एक औरत को फ्रीडम मतलब फ्री छोड़ दो, वो कहाँ जाती है क्या करती है, इन सब चीज़ों में बीच में नहीं पड़ना चाहिए। और सिर्फ उसको विश्वास रखना चाहिए अपने पत्नी पर कि वो उसके लिए लॉयल है, ये भी वो बात बोलती है। और वाइफ ऑफ बात अपनी इस बात को कि भाई हस्बैंड को अपने काम से काम रखना चाहिए, उसकी जासूसी नहीं करनी चाहिए, इस बात को और भी स्ट्रॉन्ग तरीके से इम्फेसाइज करने के लिए, प्रूफ करने के लिए वो एक रेफरेंस देती है। एक एस्ट्रोलॉजर थे जिसका नाम था पटोलमी, ठीक है, पटोलमी एक एस्ट्रोलॉजर थे, तो वो उनका रेफरेंस देती है कि आदमी अपने काम से काम रखना, वो बोलती है कि पटोलमी ने भी तो कहा है कि भाई उसने भी एक बात बोली है कि आदमी को अपने काम से काम रखना चाहिए और औरत की जासूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जासूसी करने से क्या मिलेगा, अगर वो कहीं मतलब अगर वो रुक जाएगी तो रुक जाएगी, अगर वो भटक जाएगी तो भटक जाएगी, इसमें कोई मतलब उसका कोई कंट्रोल नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, हस्बैंड कुछ नहीं कर सकता। अब वाइफ ऑफ बात जो एलिसन है वो अपने चौथे हस्बैंड के बारे में बताती है। उसके चौथे हस्बैंड का नाम लिखिए। उसके जो चौथा हस्बैंड होता है वो बोलती है कि मेरा जो चौथा हस्बैंड है, ठीक है, उसका नाम होता है जनकिन, सॉरी उसके चौथे हस्बैंड का नाम मुझे नहीं पता। और जो जेनकिन था नाम, जेनकिन JANKYN, जेनकिन,
वो उसके फिफ्थ हस्बैंड का नाम होता है, सॉरी फॉर दैट। तो अब एक फोर्थ हस्बैंड के बारे में देखो, इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको मैं। एलिसन क्या करती है, अभी तक उसका प्रोलॉग चल रहा है, उसने कहानी शुरू नहीं की, तो देखिए कितना लंबा प्रोलॉग चल रहा है। तो वो अपने फोर्थ हस्बैंड के बारे में बताती है कि उसका जो फोर्थ हस्बैंड जो था ना, वो अपने घर पर मिस्ट्रेस को ले आया, ठीक है। और मिस्ट्रेस को लाने के बाद एलिसन ने सोचा कि चलो अब मैं ना इसको मजा सिखाती हूँ, ठीक है, इसकी हालत ऐसी कर दूंगी, इसको मतलब इसको, इसकी लाइफ को, इसके जीवन को ना मैं मतलब नर्क बना दूंगी। और फिर क्या होता है, उसका जो चौथा हस्बैंड होता है कुछ समय के बाद मर जाता है। मरने के बाद एलिसन क्या करती है, अपने फिफ्थ हस्बैंड से शादी कर लेती है। और जो फिफ्थ हस्बैंड जो होता है वो बड़ा ही पढ़ाकू टाइप का पर्सन होता है, उसका नाम होता है जेनकिन, JANKYN, जेनकिन नाम होता है। एलिसन ने जेनकिन से शादी पैसों के लिए नहीं की, ये वो बोलती है कि मैंने उससे शादी पैसों के लिए नहीं की, बल्कि उसके चार्म को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर मैंने उससे शादी की थी। और जेनकिन जो होता है वो ज्यादातर अपना जो समय होता है वो किताबें पढ़ने में बिताते हैं, ठीक है। और इसीलिए वो वाइफ ऑफ बाथ जो होती है, एलिसन होती है, वो बड़ी तंग आ जाती है और उससे वो लड़ती है। एक बार की बात है, एलिसन उसके मुक्का मारती है उसके चेहरे पे खिंचा के। तो जेनकिन क्या करती है, तो ये जेनकिन जो था एलिसन का जो हस्बैंड था, इसकी फिफ्थ हस्बैंड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये काफी ज्यादा अपना जो समय था वो अपनी स्टडीज के ऊपर बिताता था, जिसके कारण से एलिसन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और एलिसन ने उसके मुंह पर एक पंच मार दिया। अब जेनकिन जो था उसको भी गुस्सा आया, उसने बदले में क्या किया, जेनकिन के सर पर, कान के पास सर पर एक जोरदार, शायद किताब से या किसी बुक से जोरदार मारा, जिससे क्या होता है, कान का जो पर्दा है उसको फट जाता है और जो हमारी वाइफ ऑफ बाथ है एलिसन है, वो पूरी तरह से बहरी हो जाती है एक कान से। तो इसका जो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, प्रोलॉग इतना लंबा होता है, लंबा होने के कारण क्या होता है, फ्रायर उठता है, ठीक है। फ्रायर बोलते हैं और कि तुम इतना लंबा मतलब क्यों बोल रहे हो, ये वो। तो फ्रायर और समनर के बीच में फाइट सी हो जाती है, वो एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं। तो हैरी वैली जो होता है वो उन दोनों की सुलह करवाता है और उनको बिठाता है, और फटाफट वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है हैरी वैली, और वो रिक्वेस्ट करता है वाइफ ऑफ बाथ से कि प्लीज तुम अपनी कहानी को शुरू करो। तो इस प्रकार कहानी आगे बढ़ती है। अब देखिए, आप अपने वीडियो की तरफ देखिए। वीडियो के अंदर मैं आपको अब उसकी कहानी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए, वाइफ ऑफ बाथ के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं, फिर उसकी कहानी को हम डिस्कस करेंगे। वाइफ ऑफ बाथ की जो पर्सनल डिस्क्रिप्शन है, चौसर वॉज फॉन्ड ऑफ गिविंग पर्सनल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एंड एवरी वन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो जॉन ड्राइडन था, जब इनके कैरेक्टर का कैंटरबरी टेल्स में जितने भी कैरेक्टर हैं उनका डिस्क्रिप्शन देखा, तो उन्होंने ये बोला था कि हियर इज गॉड्स प्लेंटी, मतलब कि यहाँ पर भगवान के बनाए हुए जितने भी कैरेक्टर हैं सबके सब अवेलेबल हैं। तो इस प्रकार से जोफ्रे चौसर को उसने प्रेज किया। चौसर सेज वाइफ ऑफ बाथ बिलोंग्स टू बाथ। चौसर कहता है कि वाइफ ऑफ बाथ जो है वो बाथ से बिलोंग करती है, उसका नाम एलिसन होता है। शी इज फेमसली कॉल्ड मैडम गॉसिप, और उसको मतलब एलिसन को फेमसली मतलब उसको हम कहते हैं मैडम गॉसिप, क्योंकि वो अपने दोस्तों जो फ्रेंड्स होते हैं वो उनके साथ गॉसिप मतलब बातें करती जाती है, इसलिए हम उसको मैडम गॉसिप भी बोलते हैं। वाइफ ऑफ बाथ के बारे में बताया कि उसके 5 हस्बैंड थे और किस प्रकार उसका जो 5th हस्बैंड था जेनकिन, उसने उसके मतलब कान के पास मारा और वो इस प्रकार से बहरी हो गई थी, ये आपको पता है। तो यहाँ पर जेनकिन का नाम याद रखिए। वाइफ ऑफ बाथ का जो 5th हस्बैंड होता है उसका नाम बिल्कुल याद रखिए, एग्जाम में मे बी यू कुड बी आस्किंग, इससे पूछा जा सकता है। मोरओवर शी काउंट्स ऑल हर हस्बैंड्स एज एन एक्सपीरियंस। दिस इज हाउ वाइफ ऑफ बाथ बिकम्स द फर्स्ट फेमिनिस्ट कैरेक्टर हु सेज that all these marriages were experiences। देखिए, वाइफ ऑफ बाथ को मैंने आपको पहले भी बताया था, वो एक टाइप की सेंशुअस और सेक्सुअल पावर से वो अपनी सारे हस्बैंड्स को डोमिनेट करती है और वो इन सारे की सारी मैरिजेस को एक्सपीरियंस करती है। तो 5th पॉइंट वही कह रहे हैं कि वाइफ ऑफ बाथ जिस प्रकार औरत और औरत के अधिकार होते हैं उनकी तरफ, उनकी जिस तरह से वो मतलब सिफारिश करती है उनके अधिकारों के लिए, वो बोलती है कि भाई शादी के अंदर मर्द ही क्यों डोमिनेट होते हैं, वाइफ नहीं हो सकती। इवन वाइफ तो, पत्नियां तो उनसे भी कहीं ज़्यादा आगे हैं। तो इस प्रकार पहली फेमिनिस्ट कैरेक्टर जो है वो है वाइफ ऑफ बाथ। वाइफ ऑफ बाथ क्वेश्चंस द नीड ऑफ चैस्टिटी थ्रू हर टेल विच वॉज आंसर्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड। देखिए,
वाइफ ऑफ बाथ का एक अपनी टेल के थ्रू, अपनी कहानी के थ्रू एक क्वेश्चन पूछती है, नीड ऑफ चैस्टिटी। तो ये कहानी में मैं आपको बताऊंगा, और इस कहानी का जो आंसर है, इस कहानी का जो जवाब है वो भाई स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड इस कहानी का जवाब देता है। तो इस कन्वर्सेशन को आप याद रखिए। तो गाइज बिना किसी देरी के हम वाइफ ऑफ बाथ का जो स्टोरी है हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, वाइफ ऑफ बाथ की जो कहानी है वो बड़ी सिंपल सी है। होता क्या है, मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ, आप सिंपल तरीके से इसको समझें। देखिए, किंग अर्थर का कोर्ट चल रहा है। किंग अर्थर के कोर्ट के अंदर एक, आपको पता है काफ़ी सारे नाइट्स होते हैं, तो उसमें से एक यंग नाइट होता है, और वो लस्टी नाइट उसको बोला जाता है। लस्टी नाइट इसलिए बोला जाता है कि वो क्या करता है, वो एक ब्यूटीफुल यंग मेडन, ठीक है, एक कुंवारी सुंदर और जवान लड़की के कम अक्रॉस, मतलब उसके कांटेक्ट में आता है एक दिन, एंड ही ओवरकम बाय द लस्ट। और लस्ट से पूरी तरह से वो एकदम अपने आप को लस्टी मतलब समझता है, और वो उसके ऊपर रेप करने की कोशिश करता है। किंग अर्थर को जब ये पता लगता है तो किंग अर्थर जो कोर्ट होता है डिसाइड्स टू पनिश हिम। तो किंग अर्थर बोलता है, ही सेड कम विद एन आंसर दैट विच इज द मोस्ट डिजायर्ड थिंग बाय द वुमेन। देखिए, मतलब किंग अर्थर बोलता है कि भाई तुम एक काम करो, ठीक है, तुम्हें पनिशमेंट दी जाती है और तुम्हें 1 साल का टाइम दिया जाता है, ठीक है, 1 साल में तुम्हें जहां जाना है, जहां मतलब देखना है देखो, और तुम एक क्वेश्चन का आंसर लेकर आओ कि वुमेन जो होती है उसको वो सबसे ज्यादा क्या चीज चाहती है, मतलब विच इज द मोस्ट डिजायर्ड, ठीक है, सबसे ज्यादा उसकी इच्छा किस चीज के लिए होती है, वो क्या चाहती है। एंड इफ यू डू नॉट कम विद एन आंसर आफ्टर 1 year यू विल बी किल्ड। अगर तुम 1 साल तक, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर 1 साल तक अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं मिला तो 1 साल के बाद यू विल बी किल्ड, तुम्हें पनिशमेंट दिया जाएगा और तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। सो ये जो नाइट था, ये कोर्टियर था, गोज इन सर्च ऑफ एन आंसर, वो इस सवाल का जवाब खोजने के लिए यहाँ वहां चला जाता है। एंड ही कम अक्रॉस वेरियस वुमेन आस्किंग द ओनली डिजायर्ड दे वांट। तो वो बहुत सारी औरतें होती हैं, उनके कांटेक्ट में आता है और उनसे सवाल पूछता है कि विच इज लाइक डिजायर मोस्ट डिजायरेबल थिंग इन योर लाइफ एंड ऑल, बट ही डजंट गेट द फाइनल आंसर। बट उसको एक कुछ सेटिस्फैक्ट्री एक ऐसा आंसर नहीं मिलता। When 1 year totally over, he comes back for his punishment। जब 1 साल खत्म हो जाता है लगभग, तो वो भाई पनिशमेंट पाने के लिए, मतलब ऑब्वियसली पनिशमेंट पाने के लिए वो दरबार में वापस आता है। और दरबार में जब वो मतलब पनिशमेंट दरबार में आई मीन ही कम्स बैक, ठीक है, वो वहां से चलना शुरू कर देता है ताकि वो अर्थर के दरबार में पहुंच जाए। तो ऐसे करते करते क्या होता है, रास्ते में जब वो वापस आ रहा होता है, ही इज गोइंग टू बी किल्ड, ही मीट्स एन ओल्ड अगली लेडी। तो क्या होता है कि वो एक बूढ़ी सी अगली सी, मतलब बूढ़ी भी होती है और बिल्कुल अगली एक लेडी होती है, उसके कांटेक्ट में आता है। एंड ओल्ड एंड अगली लेडी सेज दैट, और जब वो उसके कांटेक्ट में आता है तो वो उससे सवाल पूछता है। तो ओल्ड लेडी उसको बोलती है, और जो अगली भी होती है कहती है, आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। आई कैन आंसर यू व्हाट इज द थिंग विच इज द मोस्ट डिजायर्ड बाय ए वुमन, बट यू विल हैव टू मैरी मी। मैं तुम्हें बता सकती हूँ, मैं तुम्हारे सवाल का आंसर दे सकती हूँ, और मैं तुम्हें इस पर्टिकुलर जो सिचुएशन है क्रिटिकल, इससे मैं तुम्हें बचा भी सकती हूँ, बट तुम्हें एक शर्त है, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। सो द नाइट कोर्टियर थिंक्स दैट इट इज बेटर टू मैरी हर देन टू डाई। ऑब्वियसली एवरीबडी डज सो, थिंक सो, कि मरने से बेटर था, चलो इसी से शादी कर लेंगे। ही मैरिज द लेडी एंड गो ऑन वेडिंग नाइट, द लेडी टेल्स हिम। शादी हो जाती है। शादी के बाद जो फर्स्ट नाइट, वेडिंग नाइट के दिन लेडी से मिलता है, और लेडी अब उस सवाल का जवाब देती है। ध्यान से देना, इट इज द कंप्लीट सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब था अधिकार, कंप्लीट का मतलब पूरा अधिकार। इट इज द कंप्लीट सोवरेनिटी एंड द कंप्लीट कंट्रोल ऑन लवर। एक औरत सबसे ज्यादा डिजायर्ड थिंग चाहती है कि उसका जो कंट्रोल कंप्लीट पूरी तरह से, उसका सोवरेनिटी, उसका कंट्रोल रहे किसके ऊपर, अपने लवर के ऊपर, या फिर अपने हस्बैंड के ऊपर, या फिर वो जो बॉयफ्रेंड है उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल है, विच इज डिजायर्ड बाय एवरी वुमन, जो हर एक वुमन चाहती है। तो इस प्रकार, एंड देन द अगली लेडी आस्क्ड
his courtier, this courtier, that do you want me to be the most beautiful but unfaithful, or do you want me to be ugly but loyal? तो वो एक क्वेश्चन पूछती है उससे कि तुम मुझे चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए सुंदर बन जाऊं, मगर मैं अगर सुंदर बन गई तो मैं तुम्हारे लिए अनफेथफुल रहूंगी, ठीक है, अगर मैं अगली रही तो मैं तुम्हारे लिए लॉयल रहूंगी। तो नाइट काफी सोचता है, नाइट को अब समझ में आ जाता है, तो नाइट बोलता है कि नहीं, आई वॉन्ट यू टू बी अगली बट लॉयल, कहता है तुम अगली बनी रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम लॉयल रहना मेरे लिए। दिस इज हाउ द स्टोरी एंड्स। इस प्रकार जो स्टोरी होती है वो खत्म हो जाती है। सो हेयर अगेन द कंप्लीट सॉवरेनिटी सॉट बाय वुमेन अगेन इन फेमिनिस्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। देखिए होता क्या है यहाँ पर कंप्लीट सॉवरेनिटी, मतलब आपने वाइफ ऑफ बाथ जो कैरेक्टर है चौसर की कैंटरबरी टेल का, ये एक फेमिनिस्ट कैरेक्टर है पहला, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर का पहला फेमिनिस्ट कैरेक्टर है। और यहाँ पर वाइफ ऑफ बाथ ने बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही होती है कि एक औरत अपने हस्बैंड पे, अपने लवर पर कंप्लीट कंट्रोल रखे, उसको वो जैसे चाहे वो वैसे उसको उसको वो कहना माने, उसका वो गिफ्ट्स वगैरह दे, उसको खुश रखे, इस टाइप से वो होती है कहानी। तो ये गाइज ये कहानी थी, तो आई थिंक यू शुड कीप द थिंग इन योर माइंड। देखिए नाइट के बारे में मैं वैसे तो मैंने जो इंट्रोडक्शन था कैंटरबरी टेल का उसमें मैंने पहले भी आपको बताया था, बट फिर एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। चौसर ने प्रोलॉग के अंदर, अपने प्रोलॉग में नाइट के कैरेक्टर को काफी अच्छे से डिफाइन किया है। और नाइट पहला ऐसा कैरेक्टर होता है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि भाई इसके अंदर 3 क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। एक तो नंबर 3 चीजें याद रखनी है नाइट के बारे में। नंबर 1, नाइट जो होता है वो पहला एक ऐसा पर्सन होता है जिसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन प्रोलॉग में मिलता है। दूसरी बात, नाइट ही ऐसा पर्सन होता है जो पहली बार स्टोरी टेल करता है, और नाइट ही ऐसा पर्सन होता है जिसकी स्टोरी को बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिए। हाउ चौसर हैज गिवन द पर्सनल डिटेल ऑफ दिस कैरेक्टर, चौसर सेज। देखिए चौसर ने इनकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन दी है इस नाइट के बारे में, और नाइट के बारे में बोलता है कि ये एक अच्छा इंसान है, ठीक है, बिकॉज ही पार्टिसिपेटेड इन लॉट ऑफ हॉली वॉर्स। आपने क्रूसेड का नाम सुना है, क्रूसेडर क्या होते हैं, ठीक है, ईस्ट साइड में जाकर होली वॉर लड़ना, उसी को क्रूसेड बोलते हैं। तो नाइट ने कम से कम 14-15 ऐसे क्रूसेड में पार्टिसिपेट किया है, और द स्क्वायर वॉज इन्वॉल्व इन लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, अफेयर एंड ऑल। और जो स्क्वायर होता है वो अलग अफेयर्स में इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर नाइट के बारे में डिस्क्रिप्शन है। स्क्वायर जो होता है वो भाई नाइट का बेटा होता है। चौसर बोलता है कि लाइन ऑफ स्क्वायर मतलब सन ऑफ नाइट है दैट, इसके बारे में एक कोटेशन है, याद रखनी है, ही वॉज एज फ्रेश एज मंथ ऑफ मे। तो स्क्वायर के बारे में ये कोटेशन कही गई है, तो प्लीज याद रखिए, इस बात को इंपॉर्टेंट है। 33 पॉइंट देखिए, चौसर डिड नॉट लाइक अलिट्रेशन एंड डिसोनेंस। डिसोनेंस का मतलब तो बेसुरापन, मतलब जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से अलिट्रेशन ना हो उसके अंदर, ठीक है, रिदम ना हो, हारमोनी ना हो, म्यूजिकल नोट प्रॉपर तरीके से ना हो उसके। और इस प्रकार की जो अलिट्रेशन, जो मैंने आपको बताया एंग्लो सेक्शन और एंग्लो नॉर्मन जो पीरियड था उसमें भाई अलिट्रेशन का यूज होता है। अगर सपोज करो यूजीसी नेट के अंदर एक एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि भाई विच इज द लाइक लिटरेरी डिवाइस यूज्ड, या फिर ये वर्स किस में मतलब यूज की गई है, तो वो चाहे कोई भी आ जाए तो उसमें अलिटरेटिव वर्स का यूज करना है, अलिट्रेशन का यूज किया हुआ है, तो वही आंसर होगा इसका। देखिए 33 पॉइंट के अंदर चौसर एक बात बोलता है, रिम रैम रॉफ। रिम रैम रॉफ ये अलिट्रेशन है, रिम रैम रॉफ विच मीन्स ऑल इज वेस्ट, ऑल इज इन वेन, मतलब सब कुछ बेकार है, ये अलिट्रेशन वगैरह सब कुछ। और 34 के अंदर याद रखिए यहाँ पर 3 फीमेल कैरेक्टर होती है, नन प्रायोरेस, सेकंड नन और वाइफ ऑफ बाथ, ये 3 कैरेक्टर होती हैं, इसको याद रखिए। अब आगे चलते हैं। वी हैव 4 कैरेक्टर्स हैव बीन प्रेज्ड बाय चौसर एंड बिकॉज देयर वर वेरियस कैरेक्टर्स चौसर हैज क्रिटिसाइज्ड। देखिए यहाँ पर है ना, आपको 2-3 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, यहाँ पर आपको याद रखने 4 ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो प्रोलॉग में चौसर उनकी प्रेज करता है। एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि मतलब विच चौसर लाइक प्रेज्ड, विच वन इज द कैरेक्टर। तो यहाँ पर 4 कैरेक्टर याद रखने आपने कि जो जिसके बारे में चौसर काफी ज्यादा उनकी प्रेज करता है। और यहाँ पर 4 ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके बारे में वो क्रिटिसाइज करता है,
ठीक है, सॉरी 6 ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनके बारे में वो क्रिटिसाइज करते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं वो 4 ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जिसके बारे में चौसर उनको प्रेज करता है। नंबर 1 प्लाउमैन। ठीक है, प्लाउमैन का मतलब वो होता है एक किसान, पीसेंट। तो पीसेंट के बारे में बोला कि ये एक ऑनेस्ट इंसान है, ठीक है, जो रेगुलरली अपने टैक्सेस जो होते हैं वो पे करता है। चौसर बोलता है प्लाउमैन वुड पे हिज टैक्स रेगुलरली, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट। तो प्लाउमैन के बारे में ये बोला जाता है। अब देखिए डबल पी 2 पी जो है उस वो प्रेज किए गए हैं, और यहां पर रखिए 1 2, तो यहां पर 2 पी ऐसे हैं, ठीक है, जिनके बारे में थोड़ा सा लाइक क्रिटिसाइज किया गया जिसको। तो पुअर पार्सन जो होता है उसके बारे में, वो पार्सन जो होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक छोटा सा चर्च होता है, उसका देखभाल मतलब देख रेख करता है, और वो वहां के जितने भी मतलब धर्म के कार्य होते हैं उनको वो निभाता है। पुअर पार्सन क्या बोलता है कि पार्सन इज द ओनली रिलीजियस कैरेक्टर हु वॉज प्रेज्ड बाय द चौसर। याद रखिए इस बात को, ठीक है। पी प्लाउमैन एंड पार्सन, पुअर पार्सन एक ऐसा इकलौता कैरेक्टर है जिसके जो चौसर प्रेज करता है उसकी बहुत ज्यादा। पार्सन इज वेरी ऑनेस्ट दो ही इज वेरी स्मॉल क्लर्जी। पार्सन जो होता है वो काफी अच्छा और ऑनेस्ट इंसान होता है, और पार्सन के बारे में याद रखिए ये लास्ट टेल भी यही बोलता है, ठीक है। और पार्सन की जो लास्ट टेल अगर आपको याद है तो याद रखिए पार्सन की जो लास्ट टेल होती है उस टेल का नाम क्या होता है, सो 7 डेडली सिंस। तो ये याद रखिए पुअर पार्सन जो होता है वो लास्ट स्टोरी बताता है, और जो स्टोरी होती है वो होती है 7 डेडली सिन। मेरे कर्सर की तरफ देखिए, 7 डेडली सिंस। तो ये 7 डेडली सिंस होते हैं, इनको याद रखिए, प्राइड, एनवी, रैथ, स्लॉथ, ग्रीड, ग्लटनी एंड लस्ट। तो पुअर पार्सन के बारे में देखो, ये एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो काफी ज्यादा रिलीजियस होता है, और पार्सन इज वेरी ऑनेस्ट दो ही इज वेरी स्मॉल क्लर्जी। पार्सन काफी ज्यादा ऑनेस्ट इंसान होता है, और हालांकि ये काफी गरीब और छोटा मतलब क्लर्जी होता है। तो पार्सन कहता है, देखिए पार्सन क्या बोलता है, पार्सन बोलता है कि इफ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल आयरन डू। कहते हैं कि अगर मतलब देखो यहां पर है ना, ये एक आयरोनिकल बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब बड़े बड़े जो लोग होते हैं, मतलब सपोज कीजिए मैं आपको एक चीज एग्जांपल देता हूं, अगर कोई एक आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, आईएएस ऑफिसर है, अगर वही मतलब रिश्वत लेगा, तो एक चपड़ासी की पोस्ट पर बैठा एक पर्सन जो कि सिर्फ +2 पास होता है, ठीक है, और वो पेपर क्रैक करके जॉब करता है, तो वो क्या करेगा, ठीक है। गोल्ड, यहां पर गोल्ड का मतलब यहां पर ये हुआ कि जो हायर, जो अपर क्लास जो लोग होते हैं, ठीक है, अगर वही रिश्वत खाएंगे, अगर इफ गोल्ड रस्ट मतलब जब गोल्ड रस्ट कर जाएगा, रस्ट का मतलब होता है कि जंग लग जाना, अगर सोने की जंग लग जाए तो भाई आयरन को क्या बनने वाला है, मतलब कि अगर अपर क्लास के जो लोग हैं, जो अपर क्लास के जो क्लर्जीज हैं वही इतने करप्टेड हैं, तो लोअर क्लास के क्लर्जीज क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक कोटेशन याद रखिए, इफ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल आयरन डू। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट ऑफ नाइट। तो इसके बारे में भी ये 4 कैरेक्टर होते हैं, ये याद रखिए, प्लाउमैन, पार्सन, पुअर पार्सन एंड स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड नाइट। देखिए स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड के बारे में चौसर बोलते हैं, ही हैज बीन प्रेज्ड बिकॉज ही वॉज डिवोटी टू स्टडीज। जो स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड होता है, स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड होता है, एक्चुअली क्या करता है, वो अपना मतलब ज्यादातर जो इनकम होती है, उसके पैसा होता है, वो अपनी किताबें खरीदने में लगा देता है, और उसके अंदर अपनी पूरी की पूरी जो डेडिकेशन होता है स्टडीज पर लगाता है। तो इस प्रकार चौसर उसको काफी ज्यादा प्रेज करता है। और नाइट, ऑब्वियसली नाइट के बारे में तो चौसर बोलता ही है कि उसने क्रूसेड जो होली वॉर होते हैं उसमें पार्टिसिपेट किया, तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दैट चौसर हैज क्रिटिसाइज सम ऑफ द कैरेक्टर। नंबर 1 देखिए, याद रखिए नन प्रायरस, ये भी एक प्रायरस होती है, औरत है। मॉन्क, पार्टनर, सबनर, पार्टनर और डॉक्टर ऑफ फिजिक एंड, ये सारे कैरेक्टर हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। देखिए अब बात करते हैं नन प्रायरस के बारे में क्या बोलता है। नन प्रायरस बिलोंग्स टू एरिस्टोक्रेसी। नन प्रायरस जो होती है वो भी एरिस्टोक्रेसी से बिलोंग करती है, और एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कि ऐसा हाई क्लास से जो बिलोंग करते हैं, वो जो सोसाइटीज के लोग होते हैं उनको हम
एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, एरिस्टोक्रेट बोलते हैं। दो शी इज ए नन, हालांकि वो हायर क्लास से बिलोंग करती है और एक वो नन होती है, डिवोटेड टू गॉड होती है। शी हैज बीन सपोज्ड टू डिवोट टू गॉड। अगर जो नन बन जाती है उनको क्या चाहिए कि वो अपने आप को गॉड की तरफ डिवोट करें, अपना पूरा जीवन गॉड की तरफ लगाएं। बट इन केस ऑफ नन प्रायरस शी शुड बी डिवॉइड ऑफ ऑल द मटेरियलिस्टिक प्लेजर। चौसर बोलता है कि वो डिवॉइड ऑफ होनी चाहिए। डिवॉइड ऑफ का मतलब होता है कि वो अपने त्याग कर देना चाहिए, जितने भी मटेरियलिस्टिक प्लेजर है संसार की उन सबको त्याग करके शी मस्ट बी डिवोट टू गॉड। बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। आर नन इज इन कैंटरबरी टेल इज फॉन्ड ऑफ द लेटेस्ट फैशन। हमारी जो नन होती है कैंटरबरी टेल की, जो नन प्रायरस बोलते हैं जिसे, वो भी फाउंड ऑफ फैशन होती है। स्पीकिंग फ्रेंच बोलती है। शी हैज ए नेजल वॉइस। नेजल वॉइस का मतलब हुआ कि इसकी नाक से आवाज निकल, मतलब जब बोलते हैं कुछ लोगों की नाक से आवाज निकलती है, जैसे हिमेश रेशमिया हो गया। लाइक शी यूजेज हर नोज साउंड टू स्पीक। नन प्रायरस इज वेयरिंग एन अम्यूलेट। अम्यूलेट होता है एक प्रकार का जो कमर पर मतलब बांधा जाता है। वेयर इट इज रिटन अमोर विंसेट ओमेनिया, जिसका मतलब लव कॉन्कर्स ऑल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं नेट के एग्जाम में, तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखिए। अमोर विंसेट ओमोनिया, जिसका मतलब होता है कि लव कॉन्कर्स ऑल, मतलब लव जो होता है, प्यार जो होता है, वो सब चीजों को जीत लेता है। आगे चलते हैं मॉन्क। मॉन्क एक रिलीजियस कैरेक्टर है, रिलीजियस पर्सन होता है। बट चौसर कहता है कि मॉन्क फॉन्ड ऑफ हंटिंग, ठीक है। मॉन्क के बारे में बोलता है कि भाई वो हंट करता है और उसको खाने का बड़ा शौक होता है, ठीक है। पार्टनर और समनर के बारे में भी बोला कि बोथ हैव बीन क्रिटिसाइज्ड बीइंग ड्रंकार्ड। दोनों बड़े ड्रंकार्ड होते हैं, ग्रिडी होते हैं, ईटिंग गार्लिक, और वो गार्लिक खाते हैं। पार्टनर के बारे में देखिए क्या होता है। चौसर पार्टनर गेट्स ड्रंकार्ड and tells everyone before he tells his story that I did not complete my degree and of being a partner। देखिए ये इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट है। पार्टनर बोलता है कि भाई काफी ज्यादा ड्रंक कार्ड होता है, मतलब पीने के बाद, काफी ज्यादा मतलब ड्रिंक पीने के बाद वो बोलता है, कहता है कि सभी को बताता है कि जो पार्टनर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो डिग्री मैंने कंप्लीट नहीं की। स्टिल आई स्केयर पीपल ऑन द नेम ऑफ गॉड। फिर भी मैं लोगों को भगवान के नाम पर डराता हूँ। एंड आई मेक माई लिविंग बाय मेकिंग देम पे लॉट ऑफ मनी। और मैं अपना जीवन इस प्रकार यापन करता हूँ कि मैं काफी ज्यादा पैसा बनाता हूँ लोगों से। ही ऑल्सो टेल्स दैट इफ पीपल आर नॉट एबल टू पे द मनी आई फोर्स देम टू ऑफर देयर वाइफ्स और देयर डॉटर्स टू मी। अगर लोगों के पास पैसा नहीं होता देने के लिए, मतलब पार्डन के बदले में जो उनको पैसा अगर देने के लिए नहीं होता, तो वो उनकी बेटियों को और उनकी वाइफ्स को भी मांग लेता है। तो इस प्रकार से वो अपना कैरेक्टर को दर्शाया गया है। देखिए आपने एक बात याद रखनी है, चौसर ने देखिए, मतलब देखिए आप सोचिए कि उस एरा के अंदर, ठीक है, 14th सेंचुरी की जो टाइम था, उस समय एवरीबडी इज प्रेजिंग, मतलब ऐसी पोइम्स लिख रहे थे जिसके अंदर प्यार मोहब्बत मतलब काल्पनिक टाइप की थोड़ी सी। मगर चौसर का माइंड देखिए कितना, मतलब आप अगर ये सोचेंगे, मतलब चौसर ने एक ऐसी पोइम लिखी कैंटरबरी टेल कि आज भी रियलिस्टिक लगती है। मतलब वट एवर द वाइसेज विच आर एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, आज भी जो एग्जिस्ट करता है सोसाइटीज के अंदर, ठीक है, वो जो वाइसेज होते हैं, जो बुराइयां होती हैं इंसान के अंदर, उन सब चीजों को उन्होंने 14th सेंचुरी में बताया। इट्स रियली लाइक यू नो एप्रिशिएबल। अब डॉक्टर ऑफ फिजिक्स की बात करते हैं। इन ब्लैक डेथ लॉट ऑफ पीपल डाइड, सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्लैक डेथ ऑल ऑफ देम मेड लॉट ऑफ मनी। तो डॉक्टर ऑफ जो फिजिक होता है, डॉक्टर ऑफ फिजिक के बारे में चौसर देखिए क्या बोलते हैं। चौसर टोल्ड अस इन द स्टोरी दैट डॉक्टर ऑफ फिजिक वाज टू मच ग्रीडी। वो बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाता है। एंड ही फोर्स्ड हिज पेशेंट्स टू पे द मनी। वो अपने पेशेंट को फोर्स करता है कि मनी पैसा पे करे। इफ दे वर नॉट एबल टू पे एंड ही फोर्स देम टू गिव द गोल्ड। और अगर वो पैसा नहीं दे सकते तो वो गोल्ड दें। वाइल द डॉक्टर ऑफ फिजिक्स डिनाइज दिस, सेइंग दैट एज गोल्ड इज कॉर्डियल इन फिजिक्स। ठीक है, यहां पर एक बात आपको समझनी है कि देखिए, बात ये समझिए कि आप डॉक्टर ऑफ फिजिक्स जो होता है, तो जब ये एक्चुअली मना कर देता है कि भाई सुनो, मैं गोल्ड इसलिए मांगता हूं। देखिए लिखा भी हुआ है कि आई लव द गोल्ड इन स्पेशल्स, मतलब एज ही सेज दैट, जैसा कि डॉक्टर ऑफ फिजिक्स बोलता है कि गॉड इज ए मेटल। गोल्ड जो होता है, सोना जो होता है, वो एक प्रकार का मेटल है और इसका फिजिक्स
जो होता है, ठीक है, फिजिक्स के अंदर काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ये मतलब एक तरह से जैसे मतलब हम बोलते हैं ना कि सोना चांदी होना चाहिए च्यवनप्राश में, वो मतलब एक दवाइयों में यूज करना, तो इस प्रकार से वो अपने जो गोल्ड लेने की जो वो एक उसकी जो आदत है उसको वो जस्टिफाई करता है कि हमें तो ये इसलिए मुझे सोना मांगता हूं क्योंकि ये फिजिक्स के अंदर यूज होता है, ठीक है। आस्क फ्रॉम माई पेशेंट्स बट इन सीक्रेट ही इज लूटिंग हिज पेशेंट्स, बट यहाँ पर इस आयरोनी ये है कि वो इन सीक्रेट, तो वो एक तरह से लूट रहा है। सो दिस इज हाउ चौसर हैज पॉइंटेड आउट द वाइसेस ऑफ द चर्च, तो इस प्रकार उसने चर्च की जो जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो वाइसेस है, जो बुराई है, उनको दिखाया गया है। देखिए सारी की सारी स्टोरीज याद करने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट स्टोरीज है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या बनता है कि द वाइफ ऑफ बाथ्स फिलोसफी ऑफ मैरिज शोज दैट शी इज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन विद ए कीन अवेयरनेस ऑफ हर ऑन राइट्स। देखिए वाइफ ऑफ बाथ जो होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन होती है, और स्ट्रॉन्ग पर्सन होने के बाद साथ साथ वो एक ऐसी लेडी होती है जो अपने अधिकारों के बारे में उसे काफी अच्छी जानकारी होती है, मतलब वो बहुत ज्यादा अवेयर होती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु नरेट्स द टेल अबाउट द नाइट एंड द ओल्ड वुमन। याद रखिए नाइट और ओल्ड वुमन के बारे में जो टेल होती है, कहानी आती है, वो कौन बताता है, वो बताती है वाइफ ऑफ बाथ मतलब एलिसन। एक क्वेश्चन बनता है कि चौसर्स कैंटरबरी टेल वॉज रिटन इन, तो याद रखिए 1385 में ये लिखी गई थी, इसको लिखा गया था 1385 में, तो ये याद रखिए क्योंकि इटालियन जो पीरियड था वो 1370 से लेकर 1385 के बीच में था। तो 85 के अंदर चौसर जब 85 शुरू होता है तो चौसर ने लेजेंड ऑफ गुड वुमेन और कैंटरबरी टेल्स को मतलब लिखा था उस दौरान। देखिए अगला क्वेश्चन, चौसर्स कैंटरबरी टेल बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड ऑफ चौसर्स लिटरेरी करियर, दैट इज इंग्लिश। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये ऐसे क्वेश्चंस आपने करने हैं, तो क्वेश्चन सुनते हैं हम लोग के। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। चौसर यूज्ड द राइम रॉयल ए स्टेंजाइक फॉर्म इन सम ऑफ हिज मेजर पोइम्स। राइम रॉयल, ठीक है, स्टेंजाइक फॉर्म इन सम ऑफ हिज पोइम्स, तो ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसने राइम रॉयल स्टेंजा का यूज किया था। अगर आपको याद हो राइम रॉयल स्टेंजा का यूज कहाँ किया था, तो राइम रॉयल स्टेंजा का यूज उसने 6 उसके वर्क है वहां पर यूज किया था। मैं आपको उसका प्रॉपर तरीके से बताता हूं। देखिए मेरे इस पॉइंट को देखिए, सेकंड पॉइंट देखिए, यहां पर आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि द पोइम इन विच द फॉर्म ऑफ ए ड्रीम विजन ऑफ द नरेटर इन राइम रॉयल स्टेंजा। सॉरी इसके नीचे देखिए, चौसर फर्स्ट यूज द राइम रॉयल स्टेंजा इन हिज लॉन्ग पोइम। तो देखिए ट्रॉयलस एंड क्रिसेड के अंदर सबसे पहले राइम रॉयल स्टेंजा का यूज किया गया। नंबर 2 पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, इसके अंदर भी राइम रॉयल का यूज किया गया था। और इसने कैंटरबरी टेल के अंदर 4 ऐसी कहानियां थी, टेल थी जिसके अंदर जिनको लिखने के अंदर राइम रॉयल स्टेंजा का यूज किया था। मैन ऑफ लॉ, प्रायरस टेल एंड क्लर्क टेल एंड सेकंड नन। अब इसको याद रखने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था। नंबर 1 एक तो त्याग, प्रतिष्ठा, प्यार, माँ के गुण है जो कि क्लर्क सेकंड में जॉब करती है, क्लर्क सेकंड में जॉब करती है। तो त्याग से बनेगा टी से बनेगा मतलब त्याग, टी से बनेगा ट्रॉयलस एंड क्रिसेड, पी से बनेगा पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, एंड पी से फिर बनेगा प्रायोरस टेल, माँ से बनेगा मैन ऑफ लॉ, एंड क्लर्क टेल एंड सेकंड नन, ठीक है, टेल। तो इस प्रकार प्यार, प्रतिष्ठा, त्याग, प्यार, प्रतिष्ठा, माँ के गुण है जो कि क्लर्क सेकंड क्लर्क में जॉब करती है। तो इस प्रकार से कुल मिला के ये जो वर्क थे इसके अंदर राइम रॉयल स्टेंजा का यूज किया गया। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। तो चौसर यूज्ड राइम रॉयल इन स्टेंजाइक फॉर्म इन सम ऑफ हिज मेजर पोइम्स, तो बिल्कुल इसने किया है, तो ये करेक्ट है। चौसर वॉज द ऑथर ऑफ द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, करेक्ट है। चौसर रॉट इन इंग्लिश व्हेन द कॉर्ड पोइट्री ऑफ हिज डे वॉज रिटन इन एंग्लो नॉर्मन एंड लैटिन, तो ये भी करेक्ट है। उस समय जब लैटिन भाषा में लिखी जाती थी और नॉर्मन भाषा में लिखी जाती थी, तो चौसर ने उस समय इंग्लिश भाषा में इन चीजों को लिखा। चौसर रॉट द बुक नेम्ड द गवर्नर, तो ये गलत है, ये बुक उसने नहीं लिखी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट कैंटरबरी टेल इज ट्रू। तो ऑप्शन देखिए यहां पर कि Which of the following statement about Canterbury Tale is true? General prog is appended to the Canterbury Tales, मतलब appended का मतलब होता है जुड़ा हुआ, तो Canterbury Tales के साथ जनरल प्रोलॉग जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये करेक्ट है।
इन ऑल चौसर टेल्स 30 टेल्स, नहीं 30 टेल्स नहीं थी, इन ऑल चौसर टेल्स 24 टेल्स। द चौसर टेल्स रिमेन्ड अनफिनिश्ड एट द टाइम ऑफ हिज इट्स ऑथर्स डेथ। तो देखिए, तो 6th क्वेश्चन में देखिए द जनरल प्रोलॉग इज अपेंडेड थी, तो मैंने आपको बता दिया अभी, और चौसर टेल्स 30 टेल्स ये गलत है, तो फर्स्ट ए सही था हमारा, बी गलत है। द कैंटरबरी टेल रिमेन अनफिनिश्ड एट द टाइम ऑफ इट्स ऑथर्स डेथ। देखिए ऑथर के डेथ तक क्वेश्चन को हम समझते हैं, तो इसमें अगर सी ऑप्शन है वो भी करेक्ट है लग रहा है मुझे। तो कभी कभी क्या होता है कि यूजीसी नेट में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं जिसमें हमें दोनों आंसर सही नजर आते हैं। तो देखिए द वाइफ ऑफ बाथ, क्लर्क, गोवेन एंड फ्रैंकलिन आर कैरेक्टर्स एंड टेलर्स इन दिस वर्क। तो देखिए इसके अंदर सर गोवेन नाम का कोई कैरेक्टर नहीं होता, तो 4 जो डी है वो हमारा गलत है, तो ओनली ए एंड सी हमारा करेक्ट है। ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग कैंटरबरी टेल्स इज इन प्रोज एंड आइडेंटिफाई। तो मैंने आपको बताया था कि 2 ही टेल प्रोज में थी, एक तो थी पार्सन्स टेल, ठीक है, एक तो इसके अंदर बनेगा पार्सन्स की जो टेल है, पार्सन की जो है ना डेडली सिंस, 7 डेडली सिंस मैंने आपको बताया, तो पार्सन की पुअर पार्सन की जो टेल है वही हमारी प्रोज में है। इन द जनरल प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स विच 2 कैरेक्टर आर एग्जाम्पल्स ऑफ डीप क्रिश्चियन गुडनेस। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि कैंटरबरी टेल्स के अंदर एक तो पुअर पार्सन और प्लाउमैन, इसके अंदर गुडनेस बताएगी, क्रिश्चियन गुडनेस बताएगी, या मतलब चौसर ने भी इसको प्रेज किया है, तो ये भी चीज याद रखिए। विच मंथ दे स्टार्टेड देयर जर्नी, तो अप्रैल इज द मंथ ऑफ शावर, तो अप्रैल में वो अपनी जर्नी शुरू करते हैं। और हमारे होस्ट जो होता है वो कौन सा पर्सन होता है जो आइडिया बताता है कि चलो 2 स्टोरी जाते वक्त 2 स्टोरी आते वक्त ये डिसाइड करते हैं, तो हैरी बेली जो होस्ट होता है तबार्ड इनका, वो ये डिसाइड करता है। 11th पॉइंट देखिए, व्हाट वाज द रिवार्ड फिक्स्ड फॉर द बेस्ट स्टोरी टेलर। तो इस सपर और ए डिनर ऑफ ए लाइक फ्री मील एट द तबार्ड इन, तो ये क्वेश्चन था कि मतलब डिनर डिसाइड होता है कि अगर बेस्ट स्टोरी टेलर को डिनर मिलेगा, सब उसको कॉस्ट उसकी कॉस्ट को पे करेंगे सब। दिसंबर 2014 में एक क्वेश्चन आया था, इट इज डिसाइडेड दैट ईच कैंटरबरी वुड टेल इन ऑल हाउ मेनी स्टोरीज। तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए, तो देखिए जो 12th पॉइंट है कि 2004 के अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ये है कि कैंटरबरी के अंदर, ठीक है, ईच पिलग्रिम्स के लिए कितनी स्टोरीज को डिसाइड किया गया था, तो वो थी 4 स्टोरीज। ठीक है, याद रखिए। जुलाई 2016 में क्वेश्चन आया था, इन जोफ्रे चौसर कैंटरबरी टेल्स पिलग्रिम लाइक द मिडिएवल सोसाइटी आर मेड अप टू 3 ग्रुप्स और स्टेट्स, विच आर द 3 स्टेट्स। देखिए स्टेट का मतलब हुआ कि कैंटरबरी टेल के अंदर 3 सोसाइटीज, 3 क्लासेस थी। एक तो थी नॉबिलिटी, नॉबिलिटी के अंदर नाइट हो गया, स्क्वायर हो गया, इस प्रकार के बड़े लोग, ठीक है, प्रायरस हो गई, तो इस प्रकार के जो लोग थे वो थे नॉबिलिटी से। फिर आता है चर्च, चर्च के अंदर वो सारे कैरेक्टर हो गए, जैसे पार्सन हो गया, लाइक नन हो गया, इस टाइप से जो लोग थे। एक था कॉमनर, 2 कॉमन पीपल, तो ये 3 लोग थे यहाँ इनके अंदर। एंड 2014 दिसंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि कैंटरबरी के जो पिलग्रिम्स है विच ग्रुप दे वुड क्वालिफाई बिलोंग टू द अपर क्लास, मतलब कि उनमें से जितने भी लोग थे जो पिलग्रिम्स थे वो अपर क्लास, ठीक है, अपर क्लास मतलब कि नॉबिलिटी से बिलोंग करते थे। तो वो 3 कैरेक्टर थे, एक तो नाइट, स्क्वायर एंड प्रायरस। तो प्रायरस के बारे में बताता हूँ ना कि प्रायरस की प्रॉब्लम क्या थी। आयरनी ये थी कि वो नन थी, ठीक है, नन होने के बावजूद वो, और दूसरा वो एक अपर क्लास मतलब एरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग करती थी, ठीक है, और नन थी, उसको गॉड के ऊपर डिवोट होना चाहिए, मगर फिर भी वो फैशनेबल थी, ठीक है। तो इस प्रकार वो प्रायरस जो थी वो एक नोबल कैरेक्टर थी। 2017 डैश ग्लैडली वुड बी लर्न एंड ग्लैडली टीच, दिस इज अ लाइन फ्रॉम चौसर्स प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। तो ये लाइन जो है 2007 में आई थी, ये लाइन जो है पर्टिकुलरली कैंटरबरी टेल से है, ग्लैडली वुड बी लर्न एंड ग्लैडली टीच। 2007 में एक क्वेश्चन और आया हुआ था कि क्वेश्चन फ्रॉम प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स विच 7 डेडली सिंस आर सॉट टू बी पोर्ट्रेड इन कैंटरबरी चौसर्स कैंटरबरी टेल्स। तो देखिए वो 7 डेडली सिंस कौन कौन से थे, ठीक है, तो वो आपको इसमें याद रखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंस इज नॉट कवर्ड बाय चौसर, तो वो कौन कौन से सिंस नहीं कवर किए गए।
तो देखिए अब मैं आपको ऊपर ले चलता हूं जहां पर हमने वो 7 डेडली सिंस की बात की, प्राइड, एनवी, रैथ, स्लॉथ, ग्रीड, ग्लटनी एंड लस्ट। अब देखिए तो जेलेसी नहीं है, एनवी है, लस्ट है और होमिसाइड नहीं है, तो ये 2 जो ये मतलब सिंस हैं इनकी बात नहीं हुई। देखिए 2005 के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि चौसर्स द नाइट टेल इज ए हाई रोमांस टोल्ड इन, ठीक है। तो आप याद रखिए कि जो नाइट की जो टेल होती है वो रोमांस थी, ठीक है। तो इसको किस में बताया गया था, तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि राइम रॉयल में बताया गया था। तो आंसर क्या होगा, ए, राइम रॉयल। देखिए क्वेश्चन नंबर अभी दोबारा ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने एक सॉरी मैंने बाय मिस्टेक मैंने गलत बता दिया, आपको ध्यान देना मेरी बात पे कि 2005 में एक क्वेश्चन आया था कि नाइट की जो टेल है, ठीक है, पैलामन एंड आर्काइट। नाइट ये टेल सुनाता है, 2 दोस्तों की कहानियां सुनाता है, 2 नाइट होते हैं और वो एक इमली के प्यार में पड़ जाते हैं। ये एक रोमांस था और इस पर्टिकुलर टेल को किस पर्टिकुलर डिवाइस में बोला गया, तो देखिए राइम रॉयल का मैंने आपको अभी बताया कि 4 तो टेल थी, ठीक है। एक तो थी क्लर्क, दूसरी थी याद रखना आपने, एक तो थी क्लर्क, एक थी मैन ऑफ लॉ। अगर आपको ट्रिक याद है, देखिए याद कीजिए कि राइम रॉयल स्टैंजा का यूज चौसर ने अपनी जितनी भी स्टोरीज थी उसमें किस किस में किया। तो देखिए नंबर 1 पहला पॉइंट था त्याग, त्याग बनेगा टी से, तो टी का मतलब ट्रॉयलस एंड क्रिसेड। दूसरा था त्याग प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा बना पी से, पी का मतलब पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। त्याग, प्रतिष्ठा और प्यार, प्यार का मतलब होता है प्रायरस, ठीक है। अब बनता है, देखिए अब 4 टेल होती है कैंटरबरी के अंदर, तो वो 4 टेल कौन कौन सी, मैन ऑफ लॉ, प्रायरस, सेकंड नन और क्लर्क। तो ये 4 कहानियां होती हैं, 4 टेल होती हैं जिनको राइम रॉयल में बोला गया, अदरवाइज बाकी सब अलग हीरोइक कपलेट में होती है, ठीक है। अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि सितंबर 2013 में एक क्वेश्चन आया था कि इन्हें ट्रिक्स्टर्स टेल। देखिए ट्रिक्स्टर्स टेल जो थी ना, वो आपको याद रखना है कि ये रीव ने जो टेल बताई थी, रीव की जो टेल थी वो ट्रिक्स्टर्स टेल थी। ये मैं कवर करता हूँ अभी। देखिए एन एंथ्रोपोमो, देखिए यहाँ पर 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो ट्रिक्स्टर्स टेल है ये रीव की टेल थी, तो इसके अंदर एन एंथ्रोपोमोर्फाइज्ड एनिमल ऑफन सर्व्ड एज द प्रोटैगोनिस्ट, तो ये भी आंसर नहीं है। तो मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। देखिए रीव की जो टेल थी ट्रिक्स्टर, उसकी जो एंडिंग है ना वो एम्बिग्यूअस है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि क्लियर नहीं है कुछ भी। तो आंसर होगा कि एंडिंग इज एम्बिग्यूअस और द हीरो कैन बी ए शेप शिफ्टर और चीट और ए लायर। तो जो हीरो कौन होता है, ठीक है, आप याद रखिए रीव ने कौन सी स्टोरी बताई थी, मिलर की कहानी सुनाई थी, ठीक है। मिलर क्या था, वो एक शेप शिफ्टर था, ठीक है, चीटर था और लायर था। तो वो क्या करता था, अपने जितने भी ग्राहक आते थे जो भी अनाज वगैरह लेकर उसको ग्राइंड करने के लिए, गिरवाने के लिए, तो उसमें से वो कुछ 1 kg या कुछ ना कुछ उसमें से रख लेता था। तो आपने याद रखना है, 2nd और 3rd पॉइंट इसके आंसर हैं। लीजिए आगे चलते हैं। देखिए आगे हम चलते हैं वाइफ ऑफ बाथ की जो टेल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वाइफ ऑफ बाथ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो देखिए बिफोर शी टेल्स द स्टोरी शी शेयर्स हर ओपिनियन रिगार्डिंग हाउ वुमेन आर परसीव्ड। जब वाइफ ऑफ बात की बारी आती है, जब वो टेल बोलने के लिए शुरुआत करती है, उससे पहले वो अपने ओपिनियन को रखती है उनके सामने कि मैं मतलब वुमेन के बारे में अपने ओपिनियन को रखती है। और वाइफ ऑफ बात इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश फेमिनिस्ट, ये याद रखिए। और दूसरी बात, वाइफ ऑफ बात ये मानती है, अपना ओपिनियन देती है कि वुमेन आर परसीव्ड, मतलब वुमेन जो होती है उसको कैसे आप वो कैसा मतलब अपनी लाइफ को समझती है, महसूस करती है अपनी लाइफ में, और हाउ वुमेन आर, और वुमेन को कैसे तुम मना सकते हो, उसको तुम मतलब किस टाइप से उसको तुम मतलब एक मनाना, उसको खुश रखना। तो इस प्रकार से वो बताती है। शी स्पेंड्स ए गुड डील ऑफ टाइम। देखिए 2nd पॉइंट ये बताता है कि वो एक अच्छा खासा समय अपनी प्रोलॉग के अंदर, स्टोरी बोलने से पहले प्रोलॉग में अपना अच्छा खासा टाइम लगाती है। उसके अंदर वो 3 चीजें एक्सप्लेन करती है, याद रखना। वाइफ ऑफ बात अपनी स्टोरी कहने से पहले अपना प्रोलॉग
काफ़ी लंबा सारा प्रोलॉग बोलती है और उसमें 3 चीज़ें बोलती है वो। एक तो वो अपना ओपिनियन बताती है कि वुमेन का जो पोजीशन है समाज में, वो उसके बारे में बात करती है। और उसके बाद वो बात करती है, वाइफ ऑफ बात डिस्कस करती है वर्जिनिटी के बारे में। फिर वो अपने 5 हस्बैंड के बारे में डिस्कस करती है। एंड प्रोलॉग में वो एक्सप्लेन भी करती है कि मैरिज, सेक्स, और शी एम्फसाइज ऑन द पॉइंट इन ए स्टोरी। तो इसी से रिगार्डिंग वो अपना मतलब अपनी स्टोरी में कुछ ना कुछ इस प्रकार से वो बोलती है। तो वाइफ ऑफ बाथ जो होता है उसका नाम एलिसन होता है और इसको मैडम गॉसिप भी बोलते हैं, याद रखिए बात को। तो 3 चीज़ें अपनी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले बोलती हैं। इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। शी टॉक्स अबाउट द पोजिशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। She says that man should not make fuss about the number of times a woman is married। देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वाइफ ऑफ बात बोलती है कि जो लोग होते हैं, जो मैन होता है, उसकी इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, इतनी मतलब मेक ए फस अबाउट द नंबर ऑफ टाइम्स ए वुमेन इज मैरिड। मतलब कि एक वुमेन ने कितनी बार शादी की है, इससे कोई ज़्यादा उनको टेंशन होनी नहीं चाहिए। और वो अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए, अपनी बात को इम्फसाइज करने के लिए वो एक बिब्लिकल एग्जाम्पल देती है। बिब्लिकल एग्जाम्पल का मतलब होता है कि किंग सोलोमन एक मतलब एग्जाम्पल है, बाइबल के अंदर एक नाम है, और वो उसका रेफरेंस देती है अपनी बात को प्रूफ करने के लिए। वो बोलती है कि हु इज़ वेरी क्लोज टू गॉड। किंग सोलोमन जो थे वो भगवान के काफ़ी ज़्यादा करीब थे। किंग हैड क्वाइट ए फ्यू वाइफ्स येट गॉड सेड नथिंग अबाउट दिस। वो वाइफ ऑफ बात बोलती है कि भगवान की ज़्यादा मतलब इतने करीब होने के बावजूद, और वो भगवान को इतना मानते थे, भगवान भी वो भगवान के बहुत ज़्यादा करीब थे, ठीक है। और उनकी बहुत सारी वाइफ्स थी, बहुत सारी पत्नियां थी, बट इस बारे में गॉड ने कभी भी मतलब कुछ ऐसा नहीं कहा। तो इवन जीसस नोज दैट, हालांकि जो जीसस क्राइस्ट है वो जानते हैं कि ही मीट्स एट ए वेल, हैड बीन मैरिड सेवरल टाइम। और जीसस क्राइस्ट जानते थे कि वो उसने बहुत बार शादियां की हैं, बट इट इज ओनली बिकॉज शी लिविंग विद ए मैन हु इज नॉट हर हस्बैंड, सो दिस इंडिकेटिंग शी हैजंट सिन्ड। देखिए यहाँ क्या मतलब है कहने का, यहाँ कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। देखिए, वाइफ ऑफ बात बोलती है कि भाई अगर एक इंसान, एक औरत अगर किसी के साथ बिना शादी के रहती है तो वो शायद पाप है, ठीक है। मगर वो कितनी शादी के बाद कितनी बार मतलब कितनी शादियां करती है, और मतलब कितनी भी शादियां करती है, तो ये कोई पाप नहीं है, ठीक है। और दूसरा, वाइफ ऑफ बात ये भी बोलती है, ठीक है, कि मतलब भगवान ने हमें ऑर्गन दिया है, सेक्स ऑर्गन दिया है, और हमें इसका यूज करना चाहिए, और इसका यूज करने में हमें किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं लगता। तो देखिए, सेकंड पॉइंट, वाइफ ऑफ बात डिस्कस्ड अबाउट वर्जिनिटी। She says that it is not mandatory to be virgin, or being virgin does not reveal that a woman has not sinned। देखिए, वाइफ ऑफ बात बोलती है कि कोई जरूरी नहीं है कि हमें जीवन भर वर्जिन रहना चाहिए, और वर्जिन रहना इसका ये भी मतलब नहीं है, अगर कोई लड़की, कोई औरत वर्जिन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कोई पाप नहीं किया, ठीक है। बिकॉज इन ऑर्डर टू रिमेन चेस्ट वी डू नॉट नीड टू बी वर्जिन। अगर हमें चेस्ट रहना है, अगर हमें पवित्र रहना है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है कि हम वर्जिन ही हमें रहेंगे। अगर हम वर्जिन रहेंगे तो ही हम पवित्र बने रहेंगे, तो इस चीज का आपस में कोई लेना देना नहीं है। इफ ऑल वुमेन वुड रिमेन वर्जिन, सो हाउ टू गिव बर्थ टू फ्यूचर जनरेशन। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर विमेन जो है, अगर वो लाइफ टाइम वर्जिन रहेगी तो वो किस प्रकार फ्यूचर जनरेशन को जन्म देगी। तो ये मतलब सेक्स करना और फिजिकल रिलेशनशिप बनाना मैरिज के बाद कोई पाप नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, इन थर्ड पॉइंट शी टॉक्स अबाउट हर 5 हस्बैंड। देखिए, ये सारी की सारी चीजें वो डिस्कस करती है बिफोर शी टॉक्स अबाउट हर स्टोरी। तो यहाँ पर अपने 5 हस्बैंड के बारे में बात कर रही है। वो बोलती है कि मैंने 5 बार शादी की है, एंड डिस्कस अबाउट ऑल हिज प्रीवियस हस्बैंड्स। और वो एक एक करके अपने सारे हस्बैंड्स के बारे में डिस्कस भी करती है। यहाँ पर वो अपने 4th हस्बैंड के बारे में बताती है कि वो एक काइंड मैन नहीं था, वो एक अच्छा इंसान नहीं था, उसका 4th हस्बैंड, ठीक है। एंड शी वॉज गोइंग टू अनदर वुमेन, और वो दूसरी वुमेन के साथ मतलब एक किसी रखेल के साथ, मिस्ट्रेस के साथ उसका अफेयर चल रहा था। हालांकि ही इज ऑलरेडी मैरिड टू मी, और हालांकि वो मुझसे मैरिड था,
और वो एक अच्छा इंसान नहीं था। तो कुछ समय के बाद, फोर्थ हस्बैंड के मरने के बाद, उसने क्या किया, उसने फिफ्थ शादी कर ली। अब वो अपनी फिफ्थ शादी के बारे में बताती है कि अफेक्शनेट एंड शी ऑल्सो लव्स हिम द मोस्ट, बट डिस्पाइट हैविंग लव ही इज वेरी वायलेंट। तो यहाँ पर वो फिफ्थ शादी के बारे में बोलती है। देखिए, फिफ्थ शादी के बारे में बोलती है कि भाई मेरा जो फिफ्थ हस्बैंड है, मैंने उससे शादी इसलिए नहीं की क्योंकि वो बहुत पैसे वाला या मुझे गिफ्ट्स देगा। उसने उससे शादी इसलिए की है क्योंकि उसका हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा लविंग, मतलब चार्म है, वो बहुत प्यारा इंसान है इसलिए। और उसने एक बात और बताई है कि डिस्पाइट हैविंग लव, कहता है हमारे बीच में प्यार होने के बावजूद भी उसका जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट है। वायलेंट मतलब बहुत ज़्यादा मारपीट करता है। द रीज़न इज दैट हर फिफ्थ हस्बैंड इज हैविंग ए बुक अबाउट वुमेन हु मिसबिहेव्स against her their husbands and he keeps on telling about that book। अब वाइफ ऑफ बात बोलती कि मेरा जो पांचवा हस्बैंड है और वो मुझसे लड़ता है, इसका रीज़न ये है कि उसके पास एक ऐसी बुक है जिस बुक में वो हु मिसबिहेव्स अगेंस्ट हर हस्बैंड, वो एक बुक है, उसमें ये दिया हुआ है कि किस प्रकार जो वुमेन होती है वो किस प्रकार अपने हस्बैंड के साथ मिसबिहेव करती हैं। मतलब उसके पास एक ऐसी बुक होती है, उसके फिफ्थ हस्बैंड के पास, जिसका नाम जेनकिन होता है, उसके पास ऐसी बुक होती है जिसमें ये लिखा होता है कि वुमेन किस प्रकार अपने हस्बैंड के साथ मिसबिहेव करती है। एंड ही कीप्स ऑन टेलिंग, और वो हमेशा, जेनकिन होता है वो, मतलब फिफ्थ हस्बैंड, एलिसन को हमेशा उस बुक के बारे में बताता रहता है। तो ही सेज टू हर, वो एक बार बोलता है कि सी आई हैव ए बुक इन विच दे टॉक्ड अबाउट सो मैनी वुमेन दे आर मिसबिहेव्स विद देयर हस्बैंड। जेनकिन बोलता है, मतलब फिफ्थ हस्बैंड जो एलिसन को बोलता है कि मेरे पास एक ऐसी बुक है जो भी ये बताता है कि वुमेन किस प्रकार अपने हस्बैंड के साथ मिसबिहेव करती हैं। हर हस्बैंड ऑलवेज टॉक्स अबाउट द बुक, सो वाइफ ऑफ बात गॉट टायर्ड। तो एक बार की बात है, वाइफ ऑफ बात बिल्कुल थक जाती है, मतलब पक जाती है पूरी तरह से। वो क्या करती है, एक पंच, मतलब मुक्का बना के इसके मुंह पे मारती है वाइफ ऑफ बात, ठीक है। और इस तरह से उनके आपस में मतलब थपड़ा थपड़ी लड़ाई सी एक मतलब मिससेप टाइप के एक हो जाता है। तो उसके जवाब में उसका हस्बैंड क्या करता है, उसके जवाब में उसका हस्बैंड बुक, ठीक है, उसके सर पे कान की तरफ मारता है, हिट करता है उससे, और हिट करने से उसका एक जो कान है उसका पर्दा फट जाता है और वो डीफ हो जाती है एक कान से। तो देखिए, दिस काइंड ऑफ लाइफ शी लेड टिल नाउ। तो अब तक ऐसी लाइफ वो जीती है। अब देखिए, वाइफ ऑफ बात की जो स्टोरी मैंने आपको बताई भी थी पहले, तो वाइफ ऑफ बात की स्टोरी आप पढ़ भी सकते हैं। तो लीजिए अब आगे चलते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। दिसंबर 2011 में एक क्वेश्चन आया था कि चौसर फोकसेस ऑन द डिपिक्शन ऑफ द वाइफ ऑफ बात इन द कैंटरबरी टेल्स, व्हाट इज दैट, ठीक है। अब डिफियांस, देखिए समझिए क्वेश्चंस क्या है। What is it that Chaucer focuses on in the depiction of the wife of Bath? सॉरी, अब हम बात करते हैं। एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहा था कि मतलब मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ कि वाइफ ऑफ बात के का जो डिपिक्शन है, वाइफ ऑफ बात को कैंटरबरी टेल के अंदर चौसर ने किस प्रकार दर्शाया है, उसकी किस कमी के ऊपर फोकस किया है। उसके अंदर देखिए, मीकनेस का मतलब यहाँ पर ये है कि नम्रता, मतलब कृपालु, एक दया भाव होना। तो वाइफ ऑफ बात ऐसी कैरेक्टर तो थी नहीं ना, वो चैस्टिटी नहीं थी, एक्सपीरियंस और डिफियांस इसका एग्जैक्ट सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 2013 सितंबर में आया था। वाइफ ऑफ बात फिलोसफी ऑफ मैरिज शोज दैट, वाइफ ऑफ बात की जो फिलोसफी है मैरिज की, वो दिखाती है कि शी इज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन विद कीन अवेयरनेस ऑफ हर ओन राइट्स। तो आंसर ए इज करेक्ट आंसर।
तो वाइफ ऑफ 2013 में ये प्रोलॉग जो चौसर ने रिप्रेजेंट किया वाइफ ऑफ बाथ को, वो किस प्रकार दिखाया है। तो देखिए इसके अंदर ऑप्शन 1, 2 और 4 बनेगा, क्रूड एंड वल्गर। तो वाइफ ऑफ बाथ जो होती है वो क्रूड होती है, ठीक है, और इसकी भाषा जो होती है वो बिल्कुल वल्गर होती है, आउटस्पोकन, वो बड़बड़ाती है, बोस्टफुली लाइसेंशियस। लाइसेंशियस का मतलब होता है कि पूरी तरह से सेंशुअस बातें करना, बोस्टफुली इस बात को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर करना, और बबलिंग विद द वाइटैलिटी, तो बबलिंग करती है मतलब बड़बड़ाती रहती है। एंड तो इस प्रकार फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आंसर करेक्ट होगा। देखिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे हम बात करते हैं प्रायोरस की टेल के बारे में। तो देखिए प्रायोरस की टेल क्या बोलती है। लीजिए अब चलते हैं, बात करते हैं प्रायोरस टेल के बारे में। तो आपके राइट साइड में जो पिक्चर नजर आ रही है ये प्रायोरस इस टाइप से होती है, नन होती है। तो प्रायोरस के बारे में एक बात सबसे पहले जानिए कि ये एक उच्च कुलीन एरिस्टोक्रेट है। प्रायोरस टेल फॉलोज द शिपमैन्स टेल। शिपमैन जो होता है उसकी टेल कहने के बाद अगली जो टेल होती है वो होती है प्रायोरस की। And there are two important things that you have to keep in your mind. That is bracelet hanging around her waist, which wall has a brooch in it. देखिए आप देख सकते हैं उसके वेस्ट को देखोगे आप तो वहां पर एक ब्रेसलेट होता है, ब्रूच होता है एक, जिसपे लिखा हुआ है अमोर विंसिट अमोनिया। ठीक है, ब्रेसलेट आपके लेफ्ट साइड में देखिए जो इस टाइप का बना होता है, तो उस पे लिखा हुआ है लव कॉन्कर्स ऑल, अमोर विंसेट अमोनिया। देखिए प्रायोरस इज हर्ड हेड ऑफ ग्रुप ऑफ नन्स, शी बिलीव सो मच इनटू क्रिश्चियनिटी एट व्हाट हैंड। देखिए चौसर ने बड़ा ही डिस्क्रिप्शन दिया है प्रायोरस के बारे में। बोलती है कि जो वैसे तो नॉर्मली जो प्रायोरस होती है वो एक तरह की हेड होती है, नन के जितने भी नन्स होते हैं उनकी हेड होती है, और एक तरफ वो क्रिश्चियनिटी में बहुत ज्यादा बिलीव रखती है। ऑन द अदर हैंड शी फाइंड्स दैट शी मेंटेन्स ए सेक्युलर लाइफस्टाइल। दूसरी तरफ वो भाई बहुत ज्यादा फैशनेबल होती है और वो एक सेक्युलर लाइफस्टाइल, तो उसका जो जीवन होता है वो बिल्कुल धर्म से, उनको देख के ऐसा लगता है बिल्कुल धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इंक्लूडिंग कीपिंग ए लैप डॉग्स। उसके बाद एक कुत्ता होता है छोटा सा, एंड शी प्रिविलेज ओवर पीपल। तो जिससे क्या होता है कि वो लोगों के ऊपर अपना मतलब एक दबदबा जमाती है। ए फैंसी रोजरी एंड ब्रूच इंस्क्राइब्ड विद अमोर विंसी अमोनिया। तो एक उसके बाद एक माला होती है, जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, एक माला होती है, एक ब्रूच होता है जिसके ऊपर अमोर विंसी अमोनिया लिखा होता है। तो इस प्रकार प्रायोरस की जो टेल होती है बिगिंस विद द स्टोरी ए प्रेयर एंड इनवोकेशन टू द वर्जिन मैरी। याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट देखिए दोबारा, प्रायोरस अपनी जो स्टोरी होती है उसको शुरू करने से पहले वो एक प्रे बोलती है, प्रेयर एंड इनवोकेशन। इनवोकेशन होता है एक प्रकार से भगवान को आह्वान करना, उसको मतलब याद करना, उसकी पूजा करना। तो वर्जिन मैरी की प्रेयर होती है यहाँ पर। तो ऑलवेज रिमेंबर प्रायोरस टेल स्टार्ट्स विद ए प्रेयर वर्जिन मैरी। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट जूइश एंड क्रिश्चियंस, देखिए जूज एंड क्रिश्चियन जो होते हैं वो हमेशा ही काफी समय से एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। ये एक जनरल ट्रूथ है, जहां आप समझिए उस समय 14th सेंचुरी की बात करें, जूज एंड क्रिश्चियंस वो हमेशा ही उनको कॉन्फ्लिक्ट में देखा गया है, वो हमेशा ही एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो लीजिए अब हम बात करते हैं प्रायोरस की जो प्रोलॉग है और उसकी टेल की बात करते हैं।